पाकिस्तान में आर्मी रिमेन्स द मेन पावर, ईदर बिहाइंड द सीन्स और इन फ्रंट ऑफ द सीन्स। एक डिप्लोमेट को पता चलता है कि आपको एक ऐसे देश में जाना है जो कि हमारा एक एनिमी नेशन है, जिसके साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हो उतने, तो आपके दिमाग में फर्स्ट चीज़ क्या आई थी जब आपको पता चला इसके बारे में? ये पोस्टिंग मैंने मांग के ली थी। सबसे पहली बात तो ये कि आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट पाकिस्तान। जैसे आपने कहा कि एक देश है जहाँ आप जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, तो एज अ डिप्लोमेट आप वहाँ रह सकते हैं, वहाँ उस देश को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में जान सकते हैं। जब एक डिप्लोमेट जाता है उसकी टेलिंग उसी वक्त शुरू हो जाती है? एब्सोल्युटली। तो किसी ने हमको एड्रेस दे दिया और हम लोग अपनी गाड़ी में थे, तो हम लोग गलत कहीं मुड़ गए, फिर कहीं और गलत, उससे भी गलत मुड़ गए, तो हम लोग भटकना शुरू हो गए उस जगह के चक्कर में। तो ये पीछे हमारे साथ जो चल रहे थे गाड़ी में, तो वो भी परेशान हो गए। तो वो ड्राइव करके दे केम फॉरवर्ड एंड दे आस्क्ड माय हस्बैंड, सर आपको जाना कहाँ है? वाजपेयी जी लाहौर गए थे। ऑब्वियसली ही वेंट एट द इनविटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ केम टू द बॉर्डर टू रिसीव हिम। लेकिन जिस दिन उनका बैंक्वेट हो रहा था वाजपेयी जी का, वहाँ जमाते इस्लामी ने कितना कोहराम मचाया। सो दिस वाज वन ऑफ दोज पॉइंट्स जहाँ पे शायद आपको भी ये रियलाइज हुआ कि ये बोलते कुछ है, करते कुछ है और दिखाते कुछ है ना। इंडिया को लोग ब्लेम करते हैं कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ है पाकिस्तान को लेके, फॉरेन पॉलिसी, वो प्रोएक्टिव नहीं है, वो रिएक्टिव है। डू यू थिंक ये सच है? अगर कोई खाई में गिर गया है तो उसके लिए हमको खाई में कूदने की ज़रूरत तो नहीं है ना। नहीं, आई मेट हिंदूज, सॉरी, आई मेट अ फ्यू ऑफ देम इन कराची, बट नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरी गेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है। ये एक करियर डिप्लोमेट है और इनका नाम है श्री रुचि घनश्याम जी। इस पॉडकास्ट पे हमने बहुत सारी बातें की है। रुचि घनश्याम जी भारत की फॉर्मर यूके हाई कमिश्नर भी रह चुकी है और उसके पहले उन्होंने पाकिस्तान इस्लामाबाद में भी सर्व किया है। इस पॉडकास्ट पे हम डिकोड करते हैं पाकिस्तानी आइडियोलॉजी को, हम डिकोड करते हैं पाकिस्तान को। रुचि घनश्याम जी के एक्सपीरियंस जो थे पाकिस्तान में रहने के, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बोथ फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो अ डिप्लोमैट पर्सपेक्टिव। जब आप पाकिस्तान जाते हैं, वो भी एज अ डिप्लोमैट, तो आपके साथ में क्या क्या चीज़ें होती है, वो सब कुछ रुचि घनश्याम जी ने इस पॉडकास्ट में बताया। मेरे लिए जो सबसे पेक्यूलियर और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये जानना था कि किस तरह से ISI आपको टेल करता है जब आप पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान बाहर से शायद हमें लगे कि एक डेमोक्रेसी है, बट अंदर से वो फंक्शन कैसे करता है, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पॉडकास्ट में हमने एग्जैक्टली वही किया है। अगर आप एक पाकिस्तान वॉचर है, एक पाकिस्तान ऑब्जर्वर है, तो ये पॉडकास्ट खास आपके लिए है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि रुचि जी ने इसमें बहुत सारे इनसाइट्स हमें दिए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। रुचि मैम, आपका स्वागत है इस शो पे। इस शो को मैं पहले आपको बता देता हूँ, तो दिस शो इज़ कॉल्ड द आवारा मुसाफिर शो एंड इसका टाइटल हमने आवारा मुसाफिर इसीलिए रखा था बिकॉज मुझे घूमने का बहुत शौक था एंड बचपन से एक जगह है जहाँ पे मैं जा ही नहीं सकता, विच इज़ पाकिस्तान, जहाँ मुझे जाना है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे रिलेशंस ही इस कंट्री के साथ में ऐसे है कि वो पॉसिबल ही नहीं होगा कभी शायद। एंड दिस इज़ वाई दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेसन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपने वहाँ पे एक पूरी लाइफ देखी है। पाकिस्तान को एक ऐसे टाइम पे देखा है जहाँ पे आपने एक टर्म यूज़ किया था एक दूसरे इंटरव्यू में, जहाँ पे आपने कहा था कि वो आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पीरियड्स ऑफ दिस डिप्लोमेटिक चैनल, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा था उस वक्त और इंडिया के साथ में भी बहुत कुछ हो रहा था। तो उन्हीं सब चीज़ों की आज बात करेंगे। बट फर्स्टली मैम, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच जयेश, आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बहुत खुशी है। और ये आवारा मुसाफिर जो आपने कहा ना, तो क्योंकि मैं पहले डिप्लोमेट थी, राजनयिक जिसको कहते हैं हिंदी में,
तो हम डिप्लोमेट्स भी तो आवारा मुसाफिर ही होते हैं जगह से जगह जाते रहते हैं। तो व्हेन यू वर टॉकिंग आई रिमेम्बर्ड माय लाइफ, हम भी तो वैगाबॉन्ड की लाइफ जीते हैं एज डिप्लोमेट्स। सो इंटरेस्टिंग, आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। यस मैम। मैम एक और चीज़ जिसके बारे में हम जस्ट अभी बात कर रहे थे कि आप पाकिस्तान फर्स्ट टाइम उस वक्त गए थे जिस ईयर मैं बॉर्न हुआ था। जी। तो द पर्सपेक्टिव इज सो डिफरेंट यहाँ पे, क्योंकि मेरे एज के लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है Yeah. कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा था और उसका हमारे यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं। यस। बट बहुत बेसिक चीज़ से मुझे स्टार्ट करना है कि जब एक डिप्लोमेट को पता चलता है कि आपको एक ऐसे देश में जाना है जो कि हमारा एक एनिमी नेशन है, जिसके साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हैं उतने, एंड एवरीवन नोज़ कि वहाँ पे एक वो जो टेरर को इतना ज़्यादा एक तरह से होम स्कूल किया गया है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा डेंजर है। तो आपके दिमाग में फर्स्ट चीज़ क्या आई थी जब आपको पता चला इसके बारे में? एक्चुअली ये सवाल मुझसे पहले भी किसी ने पूछा है डिफरेंट वे में। लेकिन मेरा जवाब तो एक ही है कि मुझे ये पोस्टिंग मैंने मांग के ली थी। तो विदेश मंत्रालय में एक्चुअली सिस्टम होता है कि वो वैकेंसी सर्कुलेट करते हैं। करेक्ट, हाँ। और आप उसके लिए ऑप्शन अपने दे सकते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हम लोग उस वक्त ब्रसल्स में पोस्टेड थे। तो किसी ने हमें बताया कि वैकेंसी एक पोस्ट हुई थी, लेकिन किसी ने हमें फ़ोन करके बताया कि एक्चुअली एक और वैकेंसी है जो सर्कुलेट होना रह गई है। ओके। तो आप लोग दोनों आ सकते हैं यहाँ। तो जहाँ मुझे पता चला, मैंने तो मन बना लिया कि मुझे यहाँ इस पोस्टिंग में जाना है। Right. क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट पाकिस्तान। जैसे आपने कहा कि एक देश है जहाँ आप जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो एज अ डिप्लोमेट आप वहाँ रह सकते हैं, वहाँ उस देश को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में जान सकते हैं, जबकि एज अ कैजुअल टूरिस्ट परहैप्स जाना इतना आसान नहीं है। करेक्ट। तो एक तो वो कारण था कि आई वॉज वेरी क्यूरियस, क्योंकि आई ग्रू अप इन लखनऊ एंड भोपाल, आई हैड एसोसिएशन विद बोथ दीज प्लेसेस। और वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनकी फैमिलीज डिवाइडेड हैं। हाँ। तो काफ़ी मतलब ऑलरेडी एक मन में था कि ये क्या जगह है, कैसी जगह है, जैसे आपको क्यूरियोसिटी है। और दूसरी बात ये कि एज अ फॉरेन सर्विस ऑफिसर, एज अ डिप्लोमेट, या किसी को भी अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में ज़रा भी दिलचस्पी है, या कोई अपने आप को एक पढ़ा लिखा इंसान भी समझता है, तो उसको इस देश के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। करेक्ट। एज अ डिप्लोमेट तो खास करके आपको, क्योंकि ये एक जगह नहीं है, आपको कई जगह इसके बारे में सवाल उठ सकता है। कोई भी टेंशन होगा, कोई भी सिचुएशन होगी, कोई बातचीत होगी, तो लोग आपको अचानक से आउट ऑफ द वे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब आप उस जगह पे पोस्टेड होंगे तो आपकी नॉलेज इतनी गहरी हो जाएगी Right. that you will be able to, for the rest of your career, you will be able to. So that was also one of the reasons. So it was both personal and professional. Right. दोनों तरफ से मुझे इस पोस्टिंग में दिलचस्पी थी। और ठीक है, टेररिज्म, वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सभी को पता है, और बाकी वहाँ के जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी पता है। लेकिन अब हिंदी में कहते हैं ना, ओखली में सिल दिया तो मूसलों से क्या डरना। तो जब डाल ही दिया है अपना इसमें कि हमें फॉरेन सर्विस में हमको काम करना है, तो डरने की क्या बात है फिर। ओके। इनफैक्ट मैं जब किताब पढ़ रहा था तो बहुत इंटरेस्टिंग उसमें चीज़ें आपने लिखी थी, एंड इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि मैं किसी की डायरी पढ़ रहा हूँ उस वक्त से। एंड जो आपने चीज़ कही कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो होता है, बट उसके साथ साथ में एक दूसरी चीज़ भी है, विच इज़ द लव ऑफ द पीपल फॉर ईच अदर। और वो ठीक है, चलो हो सकता है कि कुछ पॉकेट्स में वो लव थोड़ा हेटरेड के इसमें बदल जाता है, बट जनरली तो वो एक फीलिंग है। आपने भी एक मेंशन किया, उसके ऊपर हम आएंगे जब हम कारगिल की बात करते हैं, तब एक पूरा एक वो एक्सर्प्ट है आपका, जहाँ पे आपका एक टेलर के साथ में कॉन्वर्जेशन जो हो रहा है, एंड इवन जब पार्लियामेंट पे अटैक्स हुए थे तो उस वक्त जो हुआ था, तो हम उसके ऊपर आएंगे। बट बिफोर दैट मैम, क्योंकि इंडिया में लोगों को आइडिया ही नहीं है कि पाकिस्तान में एक्चुअली होता क्या है। यहाँ से तो हमें बैठ के यही लगता है कि वहाँ से सिर्फ टेरर एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे यहाँ, बट जब आप वहाँ पे गए, आप इतने साल वहाँ पे रहे, तो आपने क्या रियलाइज़ किया कि एक इंडियन सिविलियन को क्या नहीं पता है पाकिस्तान के बारे में? बहुत कुछ है ऐसा जो कि आई थिंक पाकिस्तान के बारे में हम एक जो धारणा बनाते हैं, वो जो वहाँ उसके बारे में जो यहाँ खबर आती है, क्या खबर आती है
कि वहाँ से इतने सारे इन्फिल्ट्रेशन हो गए, Correct, हाँ। उन्होंने आके ये टेरर अटैक कर दिया, इतने लोग उसमें मर गए, आके यहाँ कोई छुप के रह रहे थे। बेसिकली उनका इंटेंशन इज़ नॉट पॉजिटिव टूवर्ड्स इंडिया, एक नेगेटिव इंटेंशन के साथ वो लोग यहाँ आए। दूसरी खबरें हम सुनते हैं कि वहाँ कैसे गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, या पॉलिटिकली वहाँ कितना एक दूसरे किस्म का माहौल है। तो इस तरह के न्यूज़ बेसिकली, गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़ कहते हैं ना मीडिया के सर्कल्स में, कि अच्छी बात तो कभी कोई लिखता ही नहीं है किसी भी देश के बारे में। भारत के बारे में भी ये कहना कि भारत की बड़ी तरक्की हो रही है, मतलब इससे तो कोई न्यूज़ ही नहीं बनेगी जब तक आप उसमें कोई नेगेटिव स्पिन ना डालें। तो दैट इज़ the impression that we have of Pakistan is built from all this. ये मैं नहीं कह रही कि ये गलत है, all that is also true, मगर एक दूसरा पहलू भी है। और जैसे कि लाइफ में आप शायद हर चीज़ के लिए कह सकते हैं कि ब्लैक एंड वाइट में नहीं आप देख सकते, इट इज़ ऑलवेज शेड्स ऑफ ग्रे। सो कहने का मतलब ये है कि बहुत जो हमारी पाकिस्तान के बारे में जो धारणाएं हैं, तो वो एक तरफी हैं, वन साइडेड व्यू है। और वहाँ रह के पता चलता है कि वहाँ लोग ऐसे अच्छे दिल वाले लोग भी हैं, प्यार करने वाले लोग भी हैं, रिस्पेक्ट करने वाले लोग भी हैं, और इंडिया को बहुत अच्छा मानने वाले लोग भी हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच आई रियलाइज्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब इंडिया में कोई भी कॉन्वर्जेशंस होते हैं तो वो एक बात हर कोई कहता है कि मतलब वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट वहाँ की थोड़ी है, जैसे प्रॉब्लम है इंडिया से। बट इन रियलिटी, क्योंकि आप वहाँ पे रह चुके हो, जो गवर्नमेंट है वहाँ की, हाउ मच, मतलब उनका क्या रोल, क्योंकि गवर्नमेंट में वहाँ पे डिवाइडेड है, एक गवर्नमेंट का साइड है, एक पूरा का पूरा आर्मी का साइड है। एंड जब किसी भी देश के साथ में पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन करता है तो एक आर्मी का वहाँ पे रोल आ ही जाता है, स्पेशली विद कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएस, बांग्लादेश, ये सब जो है। तो इनके साथ में हाउ डज दैट डायनामिक वर्क आउट? देखिए, वहाँ जो गवर्नमेंट है एक तरह से काफ़ी ओपेक है, मतलब पारदर्शी नहीं है, स्पेशली फॉर इंडियंस। हम लोग के लिए एक्सेस बहुत लिमिटेड रहती थी। आपको जिससे डील करना है बस आप उसी से डील करेंगे। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ऑब्वियसली आप गेस कर सकते हैं, मगर आपको पता नहीं होगा कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। अब ये लेकिन आम मतलब कहना चाहिए कि ये बिलीफ है कि जो पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया है पाकिस्तान की, उसमें आर्मी का दखल रहता ही रहता है। दैट इज़ द कॉमन बिलीफ। Right. I cannot say with proof, but that is what it is. Now, sometimes like it has come into play also. जैसे आप देखिए, जब वाजपेयी जी लाहौर गए थे, obviously he went at the invitation of Prime Minister Nawaz Sharif. Prime Minister Nawaz Sharif came to the border to receive him. लेकिन जिस दिन उनका बैंक्वेट हो रहा था वाजपेयी जी का, वहाँ जमाते इस्लामी ने कितना कोहराम मचाया, सड़कों के ऊपर कितना अपोज किया। नाउ देयर आर पीपल इन पाकिस्तान इटसेल्फ हु से कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ़ौज ने ऑर्केस्ट्रेट करवाई थी। सो जब तक आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आपको उसके बारे में पूरी पिक्चर नहीं पता चलती। राइट। बट मैम, यहाँ पे अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात मैं करना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी जाता है तो वहाँ पे आपके साथ साथ में आपके शैडोज़ बनना शुरू हो जाते हैं, आपके साथ साथ में चलना शुरू हो जाते हैं, विच इज़ ISI। एंड बहुत सारी बार मैंने कई सारे डिप्लोमेट से भी सुना है जो पाकिस्तान में पोस्टेड थे कि जो लोग उनके साथ थे वो कई बार 2-2, 3-3 दिन के लिए गायब हो जाते थे, फिर वापस आ जाते थे, एंड फिर वो एक रिफॉर्म्ड हार्ट के साथ वापस आते थे। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे जब एक डिप्लोमेट जाता है उसकी टेलिंग उसी वक्त शुरू हो जाती है? एब्सोल्युटली, टेलिंग शुरू हो जाती है। और जैसे ही सुबह हम लोग ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते थे तो वो तैयार होते थे, हमारे पीछे पीछे जाते थे, ऑफिस तक जाते थे। ऑफिस से आप कहीं जाइए तो वो उठ के वो पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, और जैसे आपकी गाड़ी निकलेगी तो वो पीछे पीछे आने लगते थे, और रात तक वो फॉलो करते थे। आप घर से निकलिए, वो रेडी हैं फॉलो करने के लिए। Right. और ये भी ऐसा मतलब कुछ लोग कहते थे
कि जब वो लोग नहीं रहते, ऐसा नहीं है कि वो आप पे आपके ऊपर किसी की नज़र नहीं है, क्योंकि जो दूसरे घरों में कोई जैसे गार्ड का काम कर रहे हैं या कोई दूसरे ऐसे कैजुअल काम कर रहे हैं, उसमें से कौन उनके साथ मिले हुए हैं या उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, ये दैट इज़ समथिंग दैट यू कुड नॉट प्रिज्यूम कि ये सब इनोसेंट हैं। राइट, इनफैक्ट आई विल कोट, आपने जो एक चीज़ बुक में लिखी थी कि डोंट वरी, द ISI विल लीड यू टू द हाउस दे वांट यू टू लिव इन। Yes. यहाँ पे आप जो बात कर रहे थे, आई विल गिव द ऑडियंस कॉन्टेक्स्ट कि आपको घर ढूंढना था वहाँ पे, एंड इट वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट चॉइस इवन इन दैट, वो आपको लीड कर रहे थे कहाँ पे आपको घर मिलना चाहिए। यस, एब्सोल्युटली। एक्चुअली शुरू में वो हमें उस घर में ले गए, जो बाद में हमारा, जहाँ हम बाद में हम वहाँ रहे, लेकिन वो घर एकदम हाई कमिश्नर के घर के बगल में था, एक कॉमन बाउंड्री वॉल थी। और हमारे तो 2 बेटे थे छोटे उस वक्त, एक मिडिल स्कूल में था और एक एलिमेंट्री स्कूल में था, और बच्चे बॉयज़ तो सभी क्रिकेट खेलते हैं, तो अब वो हाई कमिश्नर का घर हमारे एकदम बाउंड्री वॉल के पास था, तो पता नहीं बॉल कभी उनके घर में चली जाए या कोई शीशा वीशा टूट जाए, तो ऑब्वियसली मतलब बॉस के घर में, बॉस के घर के नेक्स्ट डोर तो कोई भी आमतौर पे आप नहीं रहना चाहेंगे ना, थोड़ा दूर ही रहें, बच्चे कुछ शोर मचा दें, कुछ एनीथिंग ऊपर नीचे हो जाए। तो हमने कहा कि भाई ये, और वो घर भी बहुत बड़ा था, तो हम लोग को लगा कि इसको हम तो मतलब इतना बड़ा हाथी के समान, लाइक ए वाइट एलिफेंट, कौन इसे संभालेगा। तो हमने तो उस अंदर ही नहीं गए थे, हमने मना कर दिया कि हमें ये घर तो देखना ही नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने हमें ऐसा चक्कर कटाया, ऐसे ऐसे घर दिखाए जो कि मतलब क्लियरली कोई डिप्लोमेट उस एरिया में ही नहीं रहता था, घर तो बात ही छोड़ो, और बिल्कुल अनसूटेबल से घर। फिर एक मिले, उन्होंने ही सेड कि हाँ ठीक है, आप आज शाम को मिलके आप ड्राफ्ट लीज दे दीजिए, एंड सब एग्रीमेंट हो गया, रेंट वेंट सब कुछ एग्री हो गया। लेकिन वो 2 घंटा पहले उनका फ़ोन आ गया कि भाई अब आई कैन नॉट टेल यू वाई, बट आई कैन नॉट गिव यू माई हाउस। तो हम लोग परेशान होने लगे, क्योंकि 1 महीने के लिए हमें हमारे पास वो घर था जिसमें हम लोग उस वक्त जाके ठहरे थे इमीडिएटली। हमारे एक प्रीवियस कोलीग थे, उनका घर था और वो ओनर को चाहिए था और उसका टाइम ख़त्म हो रहा था। तो हम लोग को लगा कि अब इतना हमारा सामान आ गया, 1000 किलो वो ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, सारे इतने सारे पैकेट, और बच्चे 2, हम लोग 2 हमारी डोमेस्टिक हेल्प, जो जैसे बच्चों के देखभाल करना, खाना वाना बनाना, तो इतने सारे हम लोग, इतना सामान लेके हम जाएंगे कहाँ। तो बहुत हम लोग परेशान हो रहे थे उस वक्त। तो उस वक्त हमारे एक कुलीग ने कहा कि फ़िक्र मत करो, जिस घर में तुम्हें ये लोग ले जाना चाहते हैं उस घर तक तुम्हें पहुंचा देंगे धीरे धीरे। इट मे टेक टाइम, बट दे विल गाइड यू टू दैट हाउस। और वही हुआ, क्योंकि जो घर हमने बिल्कुल मना किया था कि इसमें तो हम अंदर भी नहीं देखना चाहते, फाइनली एक दिन वो एजेंट ने कहा बहुत अच्छा घर है और वो रेंट भी आपको कम करके देने के लिए तैयार हैं, और बड़ा गार्डन है, और इसमें कोई एम्बेसडर रहते थे पहले। तो हमने कहा भाई कौन सा बड़ा अच्छा घर है ये, तो हम लोग बड़े खुशी खुशी, तब तक हम लोग मोर देन 100 हाउस देख चुके, 100 घरों से ज़्यादा देख चुके थे तब तक, और बिल्कुल ही परेशान हो गए थे। कुछ ही दिन बचे थे हमें खाली करने के लिए, तो हम लोग तुरंत रेडी हो गए कि चलो चलो भाई घर दिखाइए। तो घर देखने गए तो देखा ये तो वही घर है जो हमने मना कर दिया था। लेकिन अब मरता क्या ना करता वाली बात होती है कि अब कहीं जगह तो कोई और है नहीं, तो हमने कहा चलो भाई देख लेते हैं इसे। देखा तो घर अच्छा था, सब कुछ था, बहुत बड़ा था, और हम लोग के लिए वही प्रॉब्लम थी कि मतलब हम लोग यंग डिप्लोमेट थे, हमारी तो कोई सैलरी वैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, रेंटल सीलिंग भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो कहाँ से इसको मैनेज होगा, क्या होगा, तो वही समस्या थी। मगर वही बात हुई कि इतनी जगह हमें घुमा घुमा के फाइनली वहीं ले गए जहाँ हमें रहना था। राइट। So that was what it was, the story. एंड मैम, जो ISI के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एक और आपने मेंशन किया है बुक में, वो जो पिज़्ज़ा हट वाला इंसिडेंट है, ये एक बार आप प्लीज़ रिले करिए।
एक्चुअली क्या है कि इस्लामाबाद उस वक्त काफ़ी मतलब थोड़ा सा बैकवर्ड था इस इन द सेंस कि वहाँ ये सब कुछ नहीं था, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड। और हम लोग क्योंकि हमारी इसके पहले जो पोस्टिंग थी ब्रसल्स में थी, तो वहाँ तो हर चीज़ मिलती थी, सब किस्म का खाना वहाँ मिलता था। तो लाहौर में पिज़्ज़ा मिलता था, पिज़्ज़ा हट एक था वहाँ पे। तो बच्चे हमारे साथ में थे, तो उनको बड़ा शौक था कि भाई जाके हम लोग वहाँ पिज़्ज़ा खाएं। तो किसी ने हमको एड्रेस दे दिया और हम लोग अपनी गाड़ी में थे। मेरे हस्बैंड घनश्याम ड्राइव कर रहे थे और हम लोग वो लाहौर में वो गलियां नॉट लाइक इस्लामाबाद, वो आम जैसे शहर होते हैं उस तरह का है। तो रास्ते इतने आसानी से नहीं मिलते हैं आम जैसे पुराने शहर जो होते हैं। तो हम लोग गलत कहीं मुड़ गए, फिर कहीं और गलत, उससे भी गलत मुड़ गए। तो वो गोल गोल हमें लगा कि अरे ये तो हम फिर वहीं आ गए। तो हम लोग भटकना शुरू हो गए उस जगह के चक्कर में। तो ये पीछे हमारे साथ जो चल रहे थे गाड़ी में, तो वो भी परेशान हो गए कि ये फिर वहीं आ गए, फिर वहीं आ गए। तो वो ड्राइव करके दे केम फॉरवर्ड एंड दे आस्क्ड माय हस्बैंड, सर आपको जाना कहाँ है? तो फिर उनको बताया कि भाई हमें तो पिज़्ज़ा हट जाना है। अच्छा ऐसा करिए आप हमारे पीछे आइए। तो फिर वो हमारे आगे हो गए, हम उनके पीछे हो गए। उसके बाद लाहौर में जो थे लोग, वो बल्कि थोड़ा सा उनके साथ हम लोग का ऐसा कोई ये नहीं कि कोई रिश्ता हो गया, ऐसे कुछ नहीं। बट ये है कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए वो। तो एक बार बल्कि हम लोग को जब हम मतलब उसी विज़िट के बाद जब हम लोग को वापस जाना था, तो वो बोले कि अच्छा अब हम आपको लाहौर के जहाँ मोटरवे है, हम आपको वहाँ तक छोड़ देते हैं। मैम आपने किताब में एक और चीज़ मेंशन की है कि एक कार के ऊपर भी वो स्मैश कर दिया था, विच वॉज इन इंडिया, आपने जैसे बताया, बट आपको ये डर था कि वो शायद पाकिस्तान में भी आपके साथ हो सकता है। एंड एक और इंसिडेंट आपने मेंशन किया था जहाँ पे 2 ISI वाले ऑफिसर्स आपके साथ में एक बिल्डिंग में आ गए थे। यस। तो ऐसे इंसिडेंट्स भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो रहे थे उस वक्त। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट एक ऐसा समय था इन द टेन्योर जबकि एक बहुत ऑफेंसिव सा उन्होंने आदमी मेरे पीछे लगा दिया था। तो वो जगह जगह मतलब बड़े इंट्रूसिव वे में फॉलो करता था, दुकानों में घुस आता था और कमेंट वगैरह देता था कुछ। तो उसकी मैंने एक बार शिकायत करी अपने जो मेरे काउंटर पार्ट थे उनसे। तो उसकी मैंने शिकायत करी अपने काउंटर पार्ट से। तो उन्होंने भी इतना उस वक्त भी उन्होंने कुछ मतलब तवज्जो नहीं दी इस बात पे। तो इंडिया में मैं एक बार कुरियर ड्यूटी के ऊपर आई, तो आके हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उनको जाके मैंने बताया कि ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं एंड इट इज़ नॉट वेरी नाइस दैट दे आर बिहेविंग लाइक दिस। तो उन्होंने तुरंत पाकिस्तान हाई कमीशन में डिप्टी हाई कमिश्नर को फ़ोन किया और ही टुक अप द मैटर वेरी स्ट्रांगली विद देम। तो मतलब सिचुएशन फिर भी ठीक नहीं हुई। तो एक दिन अचानक से मेरे पास डायरेक्टर इंडिया का फ़ोन आया। बोले कि उन दिनों पाकिस्तान की एक लेडी काउंसलर इंडिया में पोस्टेड थी। तो बोले कि आप लोगों ने उनके साथ नाउ यू हैव टेकन इट आउट ऑन हर, जो कार का जो हाँ। तो शीशा आई स्मैश सेड कि किया था। क्या हुआ? तो बोले कि वो किसी 5 स्टार होटल में गई और वैले पार्किंग में उनकी गाड़ी जाके पार्क हुई और ऐसा बाद में पता चला कि एक रेड कलर की कोई मारुति वैन आई और उसमें से पार्किंग में गई और उसमें से 2 लोग उतरे, उनके हाथ में हॉकी स्टिक थी, उन्होंने आके उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। तो ये तो आपने जाके लगता है ये आपने करवाया है। तो आई सेड कि भाई मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, ना मैंने कभी कोई किसी से टेकअप किया है ये मैटर कि ऐसा रिटेलिएशन या कुछ होना चाहिए। तो बट ऑब्वियसली उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। तो देन आई थॉट कि अब अगर वहाँ किसी का शीशा टूटा है तो पूरी हाई कमीशन में लेडी ऑफिसर तो मैं ही हूँ, तो मेरी गाड़ी का भी शीशा अब ये लोग तोड़ेंगे, बदला लेंगे, रिटेलिएशन करेंगे। तो आई टोल्ड माई हस्बैंड कि भाई एक बार लंच टाइम में इंश्योरेंस कंपनी में चलते हैं, देख लेते हैं कि हमारी गाड़ी का अगर शीशा टूटा तो इंश्योरेंस कवर करेगी कि नहीं। नहीं कुछ पैसा वैसा देना है तो पहले से ही दे दें,
क्योंकि मोस्ट लाइकली हमारा शीशा टूटने वाला है। लेकिन टूटा नहीं, मतलब उन्होंने रिटेलिएशन नहीं किया। क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान में एक तो उनको ये भी रियलाइज़ हो गया कि शुरुआत उन्होंने की थी। हमने उस मैटर को टेकअप भी किया था इन इस्लामाबाद ऑल्सो, दिल्ली ऑल्सो, मगर उन्होंने उसको वापस नहीं लिया उस आदमी को। तो एक तरह से इट वॉज देयर फॉल्ट, इट वॉज ऑन देम। और दूसरी चीज़ एक ये है कि माई एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तान इज़ दैट जब इंडिया एकदम फर्म हो जाता है और उनको लगता है कि नाउ इट इज़ टू गॉन टू फार, तो फिर उसके बाद वो पुश नहीं करते हैं। ओके, दैट वॉज माई एक्सपीरियंस ऑन दीज मैटर्स। बड़े इश्यूज पे शायद हो सकता है ऐसा ना हो, पर एवरीडे लाइफ के इश्यूज में तो अब उसके बाद में जो भी कारण है, पर उसके बाद में वो आदमी वहाँ से हटा लिया गया। एंड आई डिड नॉट हैव टू फेस दैट काइंड ऑफ harassment. The same person actually, one of my friends called me and she said कि कुछ I want to talk to you. तो she was my Pakistani friend. तो वो बैंक में थी, तो I said ठीक है, अब तुम्हारा रास्ते में पड़ता है तो मैं घर जाने थोड़ा जल्दी निकल लूँगी, तो I'll stop by and we can have a talk. तो जब तक मैं वहाँ पहुँची तो वो उन दिनों थोड़ा आई थिंक विंटर का माहौल था, तो अंधेरा थोड़ा सा हो गया था। हालांकि लेट उतना नहीं था, लेकिन अंधेरा सा हो गया था। और बिल्डिंग में वो उनका ऑफिस टाइम ख़त्म हो चुका था, तो बिल्डिंग में काफ़ी अंधेरा टाइप था, लिफ्ट भी नहीं चल रही थी। तो दो आदमी मेरे पीछे आए और वो ब्लैक कलर का पैंट और लेदर की जैकेट, दोनों लंबे चौड़े, एक ही हाइट, और दे बोथ गॉट डाउन। नॉर्मली वो लोग बाहर वेट करते थे, दे वुडंट कम इनसाइड, बट उस दिन आई रियलाइज कि ये दे हैव क्रॉस द रोड एंड दे आर कमिंग। सो आई वॉज लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल। देन आई जब लिफ्ट नहीं चल रही थी, देन आई हैड टू क्लाइंब द स्टेयर्स। तो सीढ़ी चढ़ के सेकंड फ्लोर पे पहुंच के मैं दरवाज़ा खोलने लगी, तो दरवाज़ा ना खुले, लॉक है दरवाज़ा। तो ऐसे ऐसे करके उसको मैंने शेक किया दरवाजे को, बिकॉज उनके पीछे से फुटस्टेप्स मुझे सीढ़ियों में सुनाई पड़ रहे थे। तो आई स्टार्टेड टू बिकम लिटिल नर्वस। तो लेकिन वो दरवाज़ा तो खुला नहीं, तो तब तक ये लोग उस फ्लोर पे आ गए, लेकिन फिर बिना कुछ कहे वो आगे ऊपर चढ़ गए। दे डिडंट से एनीथिंग, बट द इंटिमिडेशन वाज देयर। मतलब ऑब्वियसली कोई भी इंसान ऐसी परिस्थिति में किसी को भी थोड़ा सा नर्वसनेस हो सकती है। जब वो लोग निकल गए तब मुझे लगा अरे मैं तो गलत फ्लोर पे दरवाज़ा एक फ्लोर और ऊपर जाना है। तो देन आई वेंट अपस्टेयर्स एंड आई मेट माय फ्रेंड। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, बट ये है कि एक मतलब इंटेंशन इज टू इंटिमिडेट। आपको किसी तरह से आप डर जाए, आप you stop doing your work, you become ineffective. ये इस तरह से that is what I felt कि करेक्ट। तो वही मैंने कहा ना कि जब उखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना है, ये सब चीज़ों से थोड़ी डरेंगे हम। राइट। मैम, जब आप वहाँ पे थे तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है। लाइक जो लाहौर का एक विजिट था हमारे प्राइम मिनिस्टर का, देन जो मिसाइल एंड न्यूक्लियर वाली एक चीज़ हुई थी, कारगिल वॉर आफ्टर दैट जो कू हुआ वहाँ पे, एंड इवन द IC 814 हाईजैक। सबसे चैलेंजिंग टाइम स्टिल कौन सा था इनमें से? आई थिंक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम वो था जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया और पाकिस्तान ने जब तक नहीं किया था। ओके। दैट पीरियड इन बिटवीन, दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज पाकिस्तान में एक बहुत सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई कि इंडिया ने टेस्ट कर लिया, पाकिस्तान ने नहीं किया है। हालांकि सब एक्सपर्ट्स को पता था कि पाकिस्तान के पास तो रेडीमेड है, तो टेस्ट करें ना करें उनके तो, बट आम जनता को तो ये सब नहीं इतना आइडिया होता है। तो पीपल वर वेरी एप्रीहेंसिव। उस टाइम पे हमारे एक अटैचे के ऊपर असॉल्ट भी हुआ था। और हम लोग ने भी अपने घर में डिनर प्लान किया था, तो उसमें भी मतलब लोग इवन डिप्लोमेट्स जैसे दे स्टार्टेड टू रिग्रेट कि हम नहीं आ पाएंगे, कोई कारण है, या अरे आप डिनर कर रहे हैं क्या, ऐसे इस तरह के सवाल आने शुरू हो गए। तो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग। वैसे चैलेंजिंग तो सभी थे। ऑफ कोर्स कारगिल के टाइम में एक बहुत चैलेंज था कि बच्चे हमारे इंडिया चले गए थे, लेकिन हम लोग तो दोनों एसेंशियल स्टाफ थे,
तो उस वक्त में मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था कि भाई सब बच्चों के जितने बच्चे हैं सबके तो एक पेरेंट तो पास है उनके, हम लोग तो दोनों ही पेरेंट पास नहीं होंगे। अगर कुछ हो गया, कोई ऊपर नीचे बात हो गई तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल अनाथ ही हो जाएंगे। तो उस वक्त देन आई इट वाज अ बिग रिलीफ फॉर मी कि मेरे पेरेंट्स ने इतना बच्चों का ख्याल किया। मेरी सिस्टर्स थी दिल्ली में, दोनों सिस्टर्स, ब्रदर्स इन लॉ, तो सब ने मिलके बच्चों की इतनी देखभाल करी। तो उससे एक जो फैमिली सपोर्ट होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो वो उस वक्त उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ मेरे ऊपर। तो बोथ दीज टाइम्स आर डिफिकल्ट एक्चुअली। पर जब ऐसा एक वक्त आता है जब एक देश ने, और जब दोनों दुश्मन देश है उसमें से एक ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, दूसरे ने नहीं किया है, अब सिविलियन सेंटिमेंट्स जो शायद एक हद तक अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे सेंटिमेंट्स उतने ठीक नहीं होते, तो एक डिप्लोमेट को क्या फेस करना होता है? क्योंकि एक जगह पे जहाँ पे आप काम तो गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, आप अपने देश के लिए कर रहे हो, बट दूसरी जगह आप उनकी सोसाइटी में रह रहे हो, तो आपके ऊपर वो क्या फेस करना होता है वो? उस वक्त थोड़ा मतलब स्पेशली न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट। कारगिल के टाइम तो आई हैड मतलब टेंशन तो बहुत थी, लेकिन बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी उस वक्त, मतलब पीपल वर काइंड टू अस ऑल्सो। बट वो एक ऐसा टाइम था टेस्ट के बाद में कि इट वाज मतलब वन कुड अंडरस्टैंड कि ये लोग परेशान हैं इस वक्त। जैसे मैंने मिसाइल टेस्ट के टाइम का लिखा है कि आई वाज सिटिंग इन माय फ्रेंड्स हाउस, पाकिस्तानी फ्रेंड्स हाउस, उनके बेडरूम में उनकी डॉटर के साथ बैठ के हम दोनों न्यूज़ देख रहे थे और ऐसे बातचीत कर रहे थे। और जबकि अचानक से ये न्यूज़ खबर आई कि ऐसे टेस्ट इंडिया ने ये मिसाइल टेस्ट किया है, तो सडनली द वे शी लुक्ड एट मी, राइट। तो वो एक होता है कि आप ऑब्वियसली आप उनके साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, और देन सडनली दे रियलाइज कि भाई हम तो बैठ के बात कर रहे हैं मगर एक्चुअली ये तो रिप्रेजेंटेटिव है एनिमी कंट्री के। तो वो थोड़ा सा इट्स लिटिल डाइसी। एंड आई थिंक ये अग्नि मिसाइल थी शायद 2000 किलोमीटर्स आपने वो मेंशन दैट्स किया। राइट। ओके। एंड उसके बाद में जब न्यूक्लियर हमने टेस्ट कर लिया, आपको पता था ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं नहीं, न्यूक्लियर टेस्ट तो किसको भी नहीं पता था, अमेरिकन से हैरान रह गए थे। सो या ओके। बट फिर जब हो गया वहाँ से गवर्नमेंट का, उनके गवर्नमेंट का आपके ऊपर कोई प्रेशर है जो वहाँ पे डिप्लोमेट्स प्रेजेंट थे उनके ऊपर? नहीं नहीं, उनकी हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया, पर उनकी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर था क्योंकि उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब थी। और ऑब्वियसली उनको पता चल गया क्योंकि उनके ऊपर दूसरे गवर्नमेंट्स का, खास करके जो वेस्टर्न डोनर कंट्रीज़ हैं, उनका भी प्रेशर आ रहा था कि आप टेस्ट मत करिए। ऑब्वियसली देयर इज़ ए होल लॉबी विच पीसफुल सिचुएशन के लिए कि भाई न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स। तो इस तरह के बहुत प्रेशर उनके ऊपर भी थे। ओके। तो वो टेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, जब तक ये पशोपेश चल रही थी तो उनके ऊपर प्रेशर था कि आप टेस्ट प्लीज़ करिए, प्लीज़ मियाँ साहब टेस्ट करिए, मियाँ साहब टेस्ट करिए। and there were some very strong pressures on the government, and until finally of course उन्होंने टेस्ट कर लिया। मैम जब भी कोई एक एक्सपर्ट पाकिस्तान के बारे में बात करता है, हर्ड देम सेइंग कि पाकिस्तानी सोसाइटी का एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, वेरिन कभी उन्हें लगता है कि हम साउथ एशियंस हैं, कभी उन्हें लगता है हम अरब्स हैं, कभी उन्हें लगता है हम मुगल्स के वंशज हैं। आपको कभी ये फील हुआ जो उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है ये वहाँ पे? नॉट रियली, मतलब ये बात तो मैंने भी सुनी है कि, और उनके मतलब ये बात हम लोग कई लोगों से ऐसे कर चुके हैं इस बारे में कि वो हु आर दे, हु इज़ अ पाकिस्तानी। तो एक तरह से थोड़ा सा मतलब डिनायल तो रहना पड़ेगा ना कि अगर वो इंडियन ही है और यहाँ के ही लोग हैं तो फिर अलग कंट्री होने का मतलब वो टू स्टेट्स का, तो देयर हैज़ टू बी सम डिफरेंस इन देयर आइडेंटिटी। तो कुछ उनके जैसे हिस्ट्री की में ये है कि जैसे तक्षशिला है अब पाकिस्तान में है, सो इट शुड बी पार्ट ऑफ देयर हिस्ट्री, बट इट इज़ नॉट दैट मच रिवियर्ड जैसे इंडिया में अगर होता। तो इंडिया में हम लोग उसके बारे में रेगुलर उसके बारे में स्टडी करते, लोग वहाँ जाते। मोहनजोदाड़ो है, अब वहाँ इस्लामाबाद हम लोग गए, हमारी तो हिस्ट्री की किताब में मुझे आज तक याद है
कि जब हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो फर्स्ट लेसन होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके वो सब वो जो डांसिंग गर्ल और ये सब वो ऑल स्टूडेंट्स सब ने उसको पढ़ा होगा। लेकिन वहाँ हम लोग जब मोहनजोदाड़ो होके इस्लामाबाद आए तो किसको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। आई इवन केम अक्रॉस सम लेडीज, उन्होंने कहा अच्छा ये क्या है, दे डिडंट नो कि ये ऐसी कोई जगह भी है। तो कुछ लोगों को पता भी था, ऐसा नहीं है कि सभी को नहीं पता था, लेकिन उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। और एक भी मुझे नहीं मिला कोई ऐसा जिसने वहाँ जाके एक्चुअली विजिट किया हो। ओके, ये तो मतलब काफ़ी एक सैड स्टेट ऑफ सोसाइटी भी है कि आपके पास में इतने सैकड़ों सालों का इतिहास है बट आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया उसे। यस, उसको कई मतलब थोड़ा इग्नोर जैसे हो रहा है थोड़ा। आई थिंक बिकॉज इट इज़ इन सिंध, perhaps if it was in Punjab it may have been a little different, पर also I think it is the part of history that they are not, वो उसको नहीं वहाँ पर उस history को वहाँ पर वो नहीं पकड़ रहे हैं। So that is probably the reason, and that probably is what you referred to, जो आपने कहा ना identity crisis, so ये शायद उसी का नतीजा है। डू यू थिंक ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है एंड अपने हिस्ट्री को एक वो एक्नॉलेज नहीं करना, ये यहाँ से भी आता है कि जब जिन्ना ने मतलब आइडिया दिया एंड पाकिस्तान फॉर्म हुआ तो फॉर हिम पाकिस्तान वाज ऑलवेज अ वेरी सेक्युलर स्टेट। उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी है कि जहाँ उन्होंने कहा था कि हर धर्म के लोग यहाँ पे आके रह सकते हैं, बट टर्न्स आउट पाकिस्तान तो कुछ और ही हो गया। इनफैक्ट उन्होंने खुद ने शरिया लॉ की भी बात की फिर बाद में। तो वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। प्रॉब्लम तो आई थिंक कॉन्सेप्ट से ही शुरू हो गई, क्योंकि व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट। अब आपने कहा कि देयर शुड बी ए कंट्री फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, बट जिस वक्त हम लोग पाकिस्तान में थे तो उस वक्त देयर वर मोर मुस्लिम्स इन इंडिया दैन इन पाकिस्तान। सो प्रॉब्लम आई थिंक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज वाज प्रॉब्लमैटिक। But as Prime Minister Vajpayee said during his Lahore visit कि भाई ठीक है, we did not support partition, but now it is Pakistan is a separate country, and Right. we are we are neighbors and we should try to live as neighbors. So that is what I think one can say. या मैम जो लाहौर ट्रिप की आपने बात की हमारे प्राइम मिनिस्टर की, उसके तुरंत बाद ही कारगिल हो जाता है। नाउ लॉट ऑफ पीपल से कि इसमें किसका हाथ था? वॉज इट जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे वर्सेस जो उनके आर्मी जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, या यहाँ पे जो नवाज शरीफ थे? किसकी मिली भगत थी ये, कैसे हुआ? क्योंकि अगर आप इतने क्लोजली जो लाहौर विजिट है उसे आप एक जगह पे कर रहे हो और उसके तुरंत बाद में इतना बड़ा आप एक चीज़ कर देते हो, हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल विदाउट द गवर्नमेंट्स नॉलेज? एक्चुअली लाहौर विजिट हुई थी फरवरी 1999 में, और कारगिल में जो फायरिंग वगैरह शुरू हुई थी वो अर्ली मई में शुरू हो गई थी। फर्स्ट वीक ऑफ मई में द heavy firing and all had started, and it had started heating up, and within by May it was it was there full-fledged in Kargil. तो इसके ऊपर बहुत वहाँ एक्चुअली कंट्रोवर्सी हुई, एंड एक तरफ से वो मतलब नॉट के उनके डायरेक्ट मिलिट्री के स्पोक्समैन बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं, लेकिन बहुत मिलिट्री लिंक्ड अखबारों में जर्नलिस्ट इस तरह की बातें लिखते थे कि इनकी तो ब्रीफिंग करी गई थी और ये तो समोसा खा रहे थे या कुछ और खा रहे थे, जो भी कुछ और पकोड़े खा रहे थे या कुछ खा रहे थे, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और इस तरह की काफ़ी उस मिलिट्री सोर्सेज से मीडिया में आता था। और दूसरी तरफ से जो नवाज शरीफ से लिंक्ड सोर्सेज थे उनसे ये आता था कि इन्होंने ब्रीफिंग नहीं करी थी, इन्होंने तो बताया नहीं था, ये तो 3-4 कुछ जनरल्स थे, कुछ 4-5 जनरल्स थे, इन्होंने मिलके ये सब किया है। तो जनरल मुशर्रफ का हाथ तो डेफिनेटली था, वो तो प्रूव हो ही गया, वो जो रिकॉर्डिंग्स मिल गई थी वो तो था ही। क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ब्रीफिंग करी थी या नहीं करी थी। हो सकता है कि उन्होंने ब्रीफिंग करी होगी, ऐसा मुझे लगता है कि ब्रीफिंग तो उन्होंने करी होगी, लेकिन ब्रीफिंग करने में कितना डिटेल दिया था, कितना उसका एनालिसिस हुआ, कितना उस पर डिस्कशन हुआ, क्लियरली उनको पता भी चला कि नहीं चला, पूरा पर्पस उनको एक्सप्लेन किया गया कि नहीं, दैट वी डोंट नो। ओके।
and I don't think that we will ever know. पर जब कारगिल का युद्ध वो जो हो रहा था उस वक्त वहाँ पे आपके जो साथ में जो कलीग्स भी थे आपके बीच में क्या कॉन्वर्जेशंस हो रहे थे? डू यू रिमेंबर वो जो कॉन्वर्जेशंस थे? एक्चुअली आई थिंक मैंने किताब में लिखा भी है कि हम लोग रोज़ मीटिंग करते थे और रोज़ ही हर मीटिंग में कोई ना कोई लाइट हार्टेड बात ज़रूर होती थी जिस पे सब लोग हंस लेते थे. तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ मिसहैप हुआ तो ऐसे टेंशन मत लो. राइट. तो आवर एफर्ट वाज कि बिना टेंशन लेके हम लोग वहाँ अपना एग्जिस्टेंस पर टेंस तो थे ही भाई. आपको हम लोग को जैसे सबको ये इंस्ट्रक्शंस थे कि अपने एक एक बैग, छोटे छोटे बैग, हैंड बैग टाइप पैक करके दरवाजे के पास रखिए, क्योंकि अगर सिचुएशन वर्सन्स तो सबको हाई कमीशन बिल्डिंग में मूव किया जाएगा. Okay. जो एसेंशियल स्टाफ है, और नॉन एसेंशियल को इंडिया भेज दिया जाएगा. तो ड्यूरिंग द होल थिंग हमारे बैग उसमें आपका टूथब्रश, टॉवल, कुछ कपड़े, यू नो, साबुन नहाने के लिए, जो भी सर्वाइवल किट, लाइक ए सर्वाइवल किट, वो पैक करके हमने दरवाजे के पास ही रखे हुए थे. कि कुछ होगा तो तुरंत विद इन मिनट्स यू हैव टू एक्चुअली बी रेडी टू इवैक्यूएट. सामान उठाइए, ताला लगाइए, निकलिए. ओके. सो इस तरह की सिचुएशन तो थी. टेंशन अब आप एम्बेसी में रहेंगे तो हाई कमीशन में इतने सारे लोग आएंगे तो क्या क्या चाहिए होगा. किचन तो थी हमारे पास, लेकिन उस वक्त आप जाके चावल लेने बाज़ार तो नहीं जाएंगे. तो यू हैव टू मेक श्योर कि राशन आपके पास रहे. तो राशन में क्या क्या होना चाहिए, यू नो. सो यू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. आपको पीने के लिए पानी चाहिए, तो खाना बनाने के लिए आपको गैस चाहिए. तो लाइक दैट, यू नो, वी ट्राई टू एनविसाज कि क्या क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जो हमें, जिसकी आवश्यकता पड़े. सब्जियां तो आप फ्रेश ऑब्वियसली नहीं स्टोर कर सकते, पर उसके अलावा हमने तकरीबन हर चीज़ का इंतज़ाम कर लिया था. राइट. मैम, जो कारगिल वॉर एक तरह से जहाँ से इंडिया पे बहुत प्रेशर आने लगा, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आने लगा लोगों का, उसका जो पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था, दैट वाज जो लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के साथ में हुआ. उनकी बॉडी को म्यूटिलेट करके जब पाकिस्तान ने वापस दिया, एवरीवन इन इंडिया वाज एंग्री उस मोमेंट पे. तो उस वक्त आप लोगों के अंदर क्या सेंटिमेंट्स थे? नहीं, ऑब्वियसली हम लोग भी बहुत अपसेट थे. ऑब्वियसली जैसे जो इंडिया में लोग फील कर रहे थे, हम लोग वो वहाँ फील कर रहे थे. पर सिर्फ इतनी बात है कि हम इंडिया में नहीं थे, तो हम अपने आसपास वालों से, अपने मैंने इमीडिएट वालों से तो ठीक है आपस में हम बात कर सकते थे, पर उसके अलावा हम किससे बात करते वहाँ. ऐसे मोमेंट में एक डिप्लोमेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि युद्ध हो रहा है, उसमें एक कंट्री जेनेवा कन्वेंशन को तोड़ के एक सोल्जर को इतना ज़्यादा बेरहमी से टॉर्चर कर रही है. Yes. तो डिप्लोमेट्स के जो चैनल्स होते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही होती है? नहीं, आप प्रोटेस्ट करते हैं. अगर आप जैसे मुझे तो उन्होंने समन किया था, तो आई हैड प्रोटेस्टेड अबाउट इट. Okay. और जो कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेट्स हैं, आप उनके साथ में you have to try and brief them, acquaint them of what is happening on our side, and similarly जो बाकी जो देश में, दूसरे देशों में जो हमारे डिप्लोमेट हैं, वो भी उसको टेक अप करते हैं. ओके. जैसे हम लोग अगर कोई यूएन में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो यूएन में हमारे मिशन है वही उसके लिए काम कर रहा है या मंत्रालय ही काम कर रहा है. अगर इलेक्शन टफ है तो सारे डिप्लोमेट्स को, मतलब सारे कंट्रीज में जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, okay. तो वो भी अपने अपने तरफ से बैटिंग करते हैं उस वक्त. तो when something like this is happening, when something like Kargil is happening, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस इंडिया में या इस्लामाबाद में हम लोग उस पर एक्टिव होंगे. इस्लामाबाद में तो हमारी एक्टिविटी बल्कि लिमिटेड हो जाती है उस वक्त, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए तो ऑब्वियसली आप, यू आर नॉट गोइंग टू गो एंड ब्रीफ देम. बट बाकी कंट्रीज़ में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है. Okay. दे हैव टू ट्राई एंड कन्विंस पीपल, द गवर्नमेंट्स एंड द पीपल, ऑफ द राइटनेस ऑफ व्हाट वी आर सेइंग. ओके. इनफैक्ट किताब में आपने एक और चीज़ मेंशन की कि जब एयरफोर्स ने अपना मिशन शुरू किया,
उस वक्त 2 एयरफोर्स पायलट्स थे हुआ मतलब उनके प्लेन्स को शॉट डाउन किया था, नचिकेता, राइट? उसमें से आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एक जो पायलट थे वो नीचे आते अजय हैं आहूजा, एंड उनको मार दिया जाता है वहाँ हाँ, पे अजय आहूजा, बाय द पीपल, अजय आहूजा। या एंड जो दूसरे पायलट थे उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है एंड समवन फ्रॉम सीनियर फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी उन्हें बचा लेते हैं लास्ट मोमेंट पे। मतलब उनको हार्म होने से बचा लेते हैं। हाँ, एंड देन उसके बाद में जो जी पार्थसारथी सर का एक कॉन्वर्जेशन होता है, कैन यू रिले दैट? एक्चुअली ये खबर ऐसा हम लोगों को बताया गया, मैसेज आया कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में इनका हैंड ओवर होगा। नचिकेता उस वक्त इनके प्रिजनर थे, ही वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर, एंड ये मैसेज आया कि इनको हाई कमिश्नर शुड कम टू द पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस और उनको हैंड ओवर किया जाएगा। और उस एंटिसिपेशन में वहाँ तकरीबन आई थिंक ऑलमोस्ट 100 जर्नलिस्ट जो वहाँ पाकिस्तान में बेस्ड, इस्लामाबाद में जो बेस्ड थे, उन लोग को वहाँ बुलाया गया, उनके सामने ये हैंड ओवर होना था। तो जो हमारे हाई कमिश्नर थे जी पार्थसारथी, ही हैड बीन अ फॉर्मर आर्मी ऑफिसर एंड ही वॉज वेरी अपसेट। उनको लगा कि ऐसी जिल्लत एक इंडियन आर्मी ऑफिसर की नहीं होनी चाहिए कि उनको मतलब तमाशा उनका बना दिया जाए बिल्कुल। तो ही वॉज वेरी वेरी अपसेट, बल्कि अपसेट में ना कहना चाहिए कि जो बिल्कुल रोश में आ गए वो, और उन्होंने कहा, बिल्कुल मना कर दिया कि मैं तो नहीं आऊँगा ऐसे उनको लेने के लिए। ही जस्ट रिफ्यूज्ड। तो अब करते क्या, वो अनाउंसमेंट तो कर दिया था कि हैंड ओवर करने वाले हैं, और मीडिया भी बुला ली थी उन्होंने, तो हैंड ओवर तो करना ही पड़ेगा। बट चूंकि हाई कमिश्नर नहीं आ रहे थे तो उनको रेड क्रॉस को बुलाना पड़ा। अब रेड क्रॉस को बुलाएंगे तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट एक्सपोज द पर्सन टू एनी दे कांट डू एनी ऑफ द ड्रामा विच दे माइट हैव डन अदरवाइज। तो वो क्वाइटली उन्होंने रेड क्रॉस को हैंड ओवर किया, और रेड क्रॉस ने फिर आके उन्हें हमारी हाई कमीशन में उनको ले आए और हमारे हाई कमिश्नर को हैंड ओवर कर दिया। सो इट वाज डन इन ए वेरी डिग्निफाइड मैनर, राइट। एंड जब ये वॉर ख़त्म होने आ रहा था एंड चीज़ें बाहर निकल के आ रही थी, पता चल रहा था कि पाकिस्तान का इसमें एक्चुअली हाथ है, उस वक्त पे जो आपके काउंटर पार्ट्स थे, जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स थे, उनके रिएक्शंस क्या थे? नहीं, पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स से तो वन शुड नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ एक्सपेक्ट ही कर रहे होते हैं। वो तो वही करेंगे, वही कहेंगे जो उनकी ड्यूटी है, जो मतलब उनकी पॉलिसी है। तो दे मेंटेन द गवर्नमेंट लाइन टिल द एंड। ऑफ कोर्स, मतलब एक कहावत है कि ए डिप्लोमेट इज़ ए पर्सन हु इज सेंट अब्रॉड टू लाइफ फॉर हिज कंट्री, हिज और हर कंट्री। तो दैट अप्लाइज ऑल्सो टू दोज हु आर बेस्ड, मतलब ठीक है, कोई कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स को कम झूठ बोलना पड़ता है, जैसे हमारे देश। तो मतलब आई डोंट थिंक दैट आई एवर lied about anything. I tried to believe in what I was going to say. But कोई कंट्रीज हैं जो कि उनके डिप्लोमेट्स की परिस्थिति ऐसी होती है कि उनको झूठ बोलना पड़ता है, तो झूठ बोल रहे थे। राइट। बट कारगिल जैसे युद्ध के टाइम पे, जहाँ पे सेंटिमेंट्स दोनों ही साइड पे इतने हाई है एंड आपको पता ही नहीं कि कब क्या हो जाए, क्योंकि इट्स लाइक यू आर सिटिंग ऑन अ पाउडर केग उस वक्त पे। आपकी किताब में एक एक्सर्प्ट है ऑफ द टेलर वाला जो चीज़ है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी। अब वो बता सकते हैं कि वो क्या था? एक्चुअली ये एक टेलर थे, मैं उनको मास्टर जी कहती थी, और पता नहीं क्या बॉन्ड था हमारे, मतलब मैं तो अक्सर अपने कपड़े उन्हीं से बनवाती थी, और लोग भी, ही वाज अदर पीपल आल्सो, बट ही वाज वेरी नाइस टू मी। हमेशा वो, मतलब एक तो मुझे बाजी कहते थे, तो हमेशा यही कहते थे कि वो मैं बहावलपुर से हूँ, वहाँ सबसे अच्छी वो मिल है, वहाँ दुपट्टे बनते हैं, मैं आपके लिए तो थान लेके आऊँगा। तो एक बार मेरे लिए थान लेके आए वो बहावलपुर से, विच ऑफ कोर्स आई पेड फॉर इट, बट वो मतलब इट इज़ एन एफर्ट ना, वहाँ जाके वो उन्होंने पूरा थान खरीद के उठा के लेके आए मेरे लिए। तो ड्यूरिंग कारगिल, एक्चुअली कारगिल के पहले मैंने उनसे ये कहा था कि इस साल हो सकता है कि मेरी मदर और फादर विज़िट करने आएंगे, और मेरी 2 सिस्टर्स भी हैं, उनके तो मोर और लेस द सेम मेजरमेंट लाइक मी। तो मैं आपके यहाँ के वहाँ उनको कॉटन बहुत अच्छी, कॉटन के प्रिंट्स वगैरह समर में बहुत अच्छे आते हैं, हल्के हल्के। सो आई सेड इस बार मैं आपसे उन लोगों के लिए बनवाऊँगी, सो दैट दे कैन ऑल्सो हैव दिस नाइस कॉटन फैब्रिक विच पीपल वेयर ओवर हियर।
तो मैंने कपड़ा ख़रीद लिया और आई थिंक 10 सूट के कपड़े ख़रीदे मैंने, क्योंकि 3 लोग थे। तो अब बनवाने के टाइम आने तक तो ये सब शुरू हो गया था। तो ना तो मुझे टाइम मिला कि मैं जाऊं उनके पास, और ना मेरे पेरेंट्स का प्रोग्राम बना आने के लिए। तो एक टाइम था कि मेरे बच्चों को मेरी मदर ने कहा इनको यहाँ भेज दो। तो जिस दिन वो मेरे बच्चे अगले दिन जा रहे थे, एक दिन पहले मैं कुछ सामान उनसे लेने के लिए गई। जब मैं उनके पास पहुंची तो बोले, बाजी आप कह रही थी कि आप अपनी अम्मी के लिए कपड़े सिलवाना चाहती हैं, तो आपने तो दिया ही नहीं, तो गर्मी तो पूरी निकल जाएगी। तो देन आई सेड कि कपड़े तो मैंने ख़रीद लिए हैं, वो रखे हुए हैं घर में, लेकिन मुझे अब नहीं बनवा पाई, और मेरे बच्चे तो जा रहे हैं, मैं उनके साथ भेज सकती थी, लेकिन वो तो कल ही जा रहे हैं। तो बोले कि अरे ऐसी क्या बात है, आप लेके आइए, मैं कल सुबह तक बना दूंगा आपको। आप 10 बजे आइएगा सुबह, और 10 बजे आके, उनकी फ़्लाइट तो 2 बजे की थी, बोले आप 10 बजे आइएगा, आपके कपड़े सब रेडी रहेंगे, रात भर मैं आदमी बिठाऊंगा, यहाँ कारीगर बिठाऊंगा, रात भर में आपके सारे सूट बनवा दूंगा। सो आई सेड मैं 1-2 सूट नहीं है, 10 सूट हैं, तो आप 10 सूट कहाँ से बनवा पाएंगे कल तक? बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप कपड़ा दीजिए, कल तक रेडी रहेंगे। तो मेरा घर पास में ही था, घर से जाके लाके कपड़ा उनको दे दिया। देन अगले दिन आई थॉट कहा है 10 बजे तक, तो चलो 1 घंटा और दे देते हैं। तो 11 बजे मैं उनकी दुकान पहुंची, तो बोले बाजी मैंने तो आपसे कहा था 10 बजे रेडी रहेंगे, आपके कपड़े 10 बजे से रेडी हैं। तो उनको आई थॉट भाई ये एक्स्ट्रा, मतलब ओवर टाइम इनके लोगों ने किया है, तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मांगेंगे, जो भी उनके स्टिचिंग चार्जेस हैं उसके ऊपर कुछ आई हैव टू पे समथिंग एक्स्ट्रा। तो उन्होंने सेम जो वो हमेशा मांगते थे पैसे, जो हमेशा मतलब हमारे लगते थे, वही रेट लगाए। तो आई टोल्ड हिम कि आप कुछ ऊपर से पैसे नहीं लेंगे, आपके कारीगर पूरी रात भर उन्होंने काम किया है। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है, जितना आप हमेशा देती हैं उतना ही दीजिए। तो देन आई ओपन माई पर्स, जितने पैसे मेरे पास थे, ज़्यादा नहीं थे पर जो भी थे मैंने उनको आई सेड कि नहीं ये आप पूरे रख लीजिए, एंड यू गिव इट टू योर द पीपल हु हैव वर्कड ऑल नाइट। तो मतलब इट वाज सो हार्टनिंग फॉर अस कि हम लोग इस्लामाबाद में रह रहे थे, बॉर्डर के ऊपर ये टेंशन चल रहा था, उस टेंशन के कारण हम अपने बच्चों को इंडिया भेज रहे थे, और ये हमारे जो पाकिस्तानी टेलर थे, ये हमारे लिए रात भर उन्होंने कारीगर बिठाया। उनके कारीगर भी कोई, मतलब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, और उन्होंने सारे हमारे कपड़े रेडी किए, और आई वॉज एबल टू सेंड फॉर माई मदर, माई सिस्टर्स, और सारे कपड़े उनके रेडी होके हमारे आ गए टाइम से। सो दिस वॉज वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस जिससे आई हैव रिटन अबाउट अदर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। बट एक ये जो डाइकोटमी जिसके बारे में हम लोग आम तौर में इंडिया में फेमिलियर है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो हमारे लोगों के साथ में उनके रिश्ते अच्छे रहते हैं, और एक मोहब्बत भरे, प्यार भरे रिश्ते भी होते हैं। और ये दिस इज़ व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड कि ब्लैक एंड वाइट में आप नहीं देख सकते, बहुत सी शेड्स ऑफ ग्रे हैं कि बहुत से लोग हैं जो आपको पसंद नहीं भी करते या बायस भी हैं, पर उससे कहीं कहीं ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आपका दिल जीत लेते हैं एक्चुअली। करेक्ट। इनफैक्ट आपने एक और उसी में इंसिडेंट मेंशन किया था कि आई थिंक आपके वो जो घर के ओनर थे, उनका वो इंसिडेंट है वेरन ही कम्स टू योर प्लेस और वो कहते हैं कि मैं आर्म गार्ड्स यहाँ पे खड़े करता हूँ। उनके खुद के बेटे आर्मी में थे, पाकिस्तानी आर्मी में। तो इट जस्ट शोज कि वो जो एक्चुअली डाइकोटमी है इसमें वो कितनी क्लियरली विजिबल है। मतलब उनको तो ही वॉज वेरी क्लोज टू अस, और उनका बड़ा बेटा, पहला बेटा फौज में था, ही वॉज कैप्टन इन द आर्मी। और कारगिल के दौरान वो एक दिन आए और मुझे वायरल सा था कुछ, आई डोंट रिमेंबर, कुछ ऐसे था वायरल वगैरह। तो हम लोग गार्डन में बैठे कि भाई थोड़ा खुली एरिया में बैठा जाए। तो वो बोले कि आप लोगों को तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी, मैं आर्म्ड गार्ड अपना यहाँ लगा देता हूँ, मैं किसी को रख देता हूँ ताकि आप लोग सिक्योर रहो। अब उनको कौन समझाए कि हमारी सिक्योरिटी तो उन्हीं के मतलब
was threatened by the state, not by the कोई कैजुअल. पर कैजुअल भी हो सकता है ना, जैसे as you mentioned, Yeah. कि कोई भी कैजुअल, जैसे इमोशंस आर सो हाई, तो कोई कैजुअल, तो उनका इंटेंशन ये रहा होगा कि इस तरह से कोई कैजुअल एटलीस्ट हमको हार्म नहीं कर सकेगा. बट जो उनका एक ये उनके दिल में ये जो ख्याल आया कि भाई ये लोग इस वक्त यहाँ बैठे हैं और अकेले हैं, तो आई शुड गो एंड हेल्प देम. दैट वाज द सेंटिमेंट व्हिच यू नो व्हिच इज इम्पोर्टेंट. इट इज सो वियर्ड कि एक जगह पे लड़ाई चल रही है, एक जगह पे देयर इज सो मच ऑफ काइंडनेस एंड पीस एंड पीपल लव फॉर ईच अदर. यस, विच इज़ मतलब ऐसा शायद किसी और देश में मुझे पता नहीं देखने मिले ना मिले, बट क्योंकि हमारे हिस्टोरिक रिलेशंस एक दूसरे से ऐसे है, तो उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है यहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे हम लोग एक बार एक बाज़ार था, वहाँ उस बाज़ार में हम लोग अक्सर शॉपिंग करने जाते थे. तो हमने अपनी गाड़ी हमने पार्क करी और हम लोग जैसे गाड़ी से निकल के वी वर वांटिंग टू गो टू द शॉप. तो एक कोई अनजान आदमी थे जो जिनको ना उसके पहले हमने कभी देखा ना बाद में. उन्होंने हमारी गाड़ी का नंबर प्लेट देखा तो ही रियलाइज़ कि वी आर इंडियंस, और बोले कि देखिए मेरे तो भाई इंडिया में रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे भाई इंडिया में रहते हैं, तो मैं तो कभी इंडिया में बॉम्ब डाल ही नहीं सकता. क्या पता मेरा अगर मैं बॉम्ब डालूँ तो मेरे भाई के ऊपर गिर जाए. तो दिस इज़ द सेंटिमेंट, मतलब जो कि इंडिया में भी लोगों के अंदर है और वहाँ के लोग वहाँ भी लोगों के अंदर है कि भाई दे डोंट वांट टू, एटलीस्ट दैट जनरेशन, जब तक वो जनरेशन है, जब तक ये रिश्ते हैं, फैमिलियल रिश्ते हैं, तो ये एक सेंटिमेंट लोगों के अंदर अभी भी है कि भाई वहाँ भी नुकसान ना किया जाए, क्योंकि उस नुकसान में हो सकता है हमारा ही कोई रिश्तेदार. पर ऐसे भी आपको इंसिडेंट मिलेंगे कि एक तरफ की इंडियन आर्मी में एक भाई लड़ रहा है और पाकिस्तान आर्मी में दूसरा भाई लड़ रहा है. राइट. तो वो इंसिडेंट भी मिलेंगे और दूसरे किस्म के इंसिडेंट भी मिलेंगे. तो दैट इज़ what makes the relationship between India and Pakistan more complex. Right. But मैम लेट मी आस्क यू दिस, क्योंकि आपने इतने सारे इंसिडेंट्स जो बताए, इससे ये तो पता चलता है कि जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो शायद उतना वो डिफ़िकल्ट नहीं है, whereas जो गवर्नमेंट्स वाले साइड होता है, ऑफ कोर्स दिस इज़ ओपन नॉलेज नाउ कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, किस तरह से टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया में. ये क्यों हो रहा है? मतलब एक जगह पे जहाँ की पे उनके सिविलियंस आर सो लविंग फॉर, उनके अंदर वो काइंडनेस वाला एक नेचर है और वो इंडियन से बहुत प्यार करते हैं. इनफैक्ट आपने बुक में मेंशन किया कि बॉलीवुड फिल्म्स कई सारी बैंड है, स्टिल वहाँ पे लोग देख रहे हैं. तो प्यार तो करते हैं वो हमारे कल्चर से, और बहुत हद तक हमारे कल्चर सिमिलर भी रहे हैं. बट उनकी गवर्नमेंट जो करती है वो क्यों करती है? एक्चुअली जो दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन का आंसर अगर हमको 100% मिल जाए तो दैट इज़ अ वेरी गुड बिगनिंग फॉर अस. सो इसको समझना थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है. बट जो मुझे समझ में आया वो ये है कि पाकिस्तान में आर्मी रिमेन्स द मेन पावर, इधर बिहाइंड द सीन्स और इन फ्रंट ऑफ द सीन्स. वो पर जब वो पावर में नहीं रहते तभी भी उनका एक मतलब लॉन्ग आर्म्स उनके मैनिपुलेट करते हैं सिस्टम को. नाउ फॉर द आर्मी, एंड दिस इज़ व्हाट सम ऑफ द पाकिस्तानीज देमसेल्व्स आई हैव हर्ड देम से, कि अगर कोई दुश्मन ना हो तो पाकिस्तान को फ़ौज इतनी बड़ी चाहिए क्यों? एग्जैक्टली. हाँ, और तो कोई दुश्मन है नहीं. तो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द आर्मी कि एक दुश्मन रहे. एक दुश्मन रहेगा तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा, और हर चीज़ में, हर पाए में उनकी उंगलियां पहुंची हुई हैं. मतलब खाने का तेल डालडा भी वो बना लेंगे, और दूसरे कुछ और किस्म की ब्रेकफास्ट सीरियल भी बना लेंगे, कुकिंग गैस में भी उनका हाथ होगा. तो जगह जगह उनकी, इनफैक्ट आई हैव लिस्टेड जो उनके पार्लियामेंट में जवाब दिया गया कि कितनी उनकी फाउंडेशंस हैं, कितना गहराई में उनका फ़ौज का कंट्रोल है. और जो ये प्रिविलेजेस उनको मिल रहे हैं ये तभी कंटिन्यू कर सकते हैं और तभी तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक पाकिस्तान की कोई ऐसी
एनिमी हो जिससे हमेशा लोगों को खतरा रहे, जिसकी वजह से वो फौज को बढ़ावा मिलता रहे. करेक्ट. सो दैट इज़ अ फंडामेंटल रीज़न आई फील. अदरवाइज तो वो अपने रियल एस्टेट को सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे जो इतना बड़ा. अदरवाइज वो नहीं अपने एम्पायर को सस्टेन कर पाएंगे. ओके. एंड मैम जब वहाँ पे इसके बाद में कू हुआ, यू वो प्रेजेंट उस वक्त भी वहाँ पे ही थे आप. डिप्लोमेटिक चैनल्स में या जो आपके दूसरे देशों से जो डिप्लोमेटिक फ्रेंड्स थे या काउंटर पार्ट्स थे, उनके साथ में कभी ये बात हुई थी, आपको कहीं से भी भनक लगी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? या भनक तो मतलब चैटर हो रहा था इसके बारे में? बिल्कुल. एक्चुअली इसकी टेंशन तो शुरू कारगिल के बाद से मीडिया में आपको दिखनी शुरू हो गई थी. क्योंकि एक तरफ से जो फौज रिलेटेड मीडिया था, राइट, उसमें इस तरह की खबरें आने लगी कि भाई इनकी ब्रीफिंग हो चुकी थी, इनको तो पता था, हमने ये जंग जीत ली थी, मैदान पे जो हमने जंग जीती थी उसको ये पॉलिटिशियंस ने जाके सरेंडर कर दिया, इनमें दम नहीं था जो इसको सस्टेन कर सकते, और इकॉनमी की हालत ख़राब है और करप्शन इतना बढ़ रहा है और गवर्नेंस पुअर है. तो ये सब जो है फ़ौज की तरफ से, मतलब दिस वाज द साउंड ब्लास्ट्स एंड साउंड बाइट्स कमिंग. राइट. दूसरी तरफ से जो एको आ रहा था वो ये कि इन्होंने तो हमें ब्रीफ नहीं किया था और इन्होंने क्या जीता था. वहाँ तो हमारे फौज जो सैनिक थे उनके पेट में से घास निकली. ये कुछ मीडिया में ये आया. और जनरल, ये तो कुछ जनरल्स की बस था जिसके कारण ये सब ये तो अच्छा भला हमारा चल रहा था. तो दिस echo and counter echo was coming in the media for very long time. Okay. और इससे यही लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ टेंशन तो इनका बिल्डअप हो रहा है. उस वक्त एक ब्रिटिश डिप्लोमेट के साथ I invited him for lunch to discuss this. और उसने बल्कि जो उन्होंने मुझे वर्ड्स जो कहे वही मैंने अपने चैप्टर का टाइटल रखा है. बिकॉज ही सेड कि ये मामला बहुत सिंपल है. इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है पाकिस्तान के साथ, अपने तरफ से इन्होंने पहल करी और इतनी बुरी तरह से इनको मात मिली, तो किसी ना किसी को तो इसका भुगतान करना ही पड़ेगा. करेक्ट. कोई ना किसी की तो मात होएगी ही होएगी, चाहे वो शरीफ जाए चाहे वो मुशर्रफ जाए, लेकिन दोनों में से किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा. ऑब्वियसली पाकिस्तान में फौज इज मोर पावरफुल, तो शरीफ गए. राइट. एंड नवाज शरीफ ने ट्राई भी किया था मुशर्रफ को दूर रखने के लिए. वो उनका प्लेन लैंड नहीं होने दे रहे थे. दैट वाज वन इंसिडेंट. बहुत ही टेंशन था. एक्चुअली इट इज लाइक अ ड्रामा विच वॉज एक्चुअली, मतलब अगर ड्रामा होता तो शायद बहुत इंटरेस्टिंग होता, बट क्योंकि वो रियलिटी में हो रहा था तो इट वॉज मोर स्कैरी दैन इंटरेस्टिंग. बट द होल थिंग हाउ इट हैपेंड, एंड आई हैव tried to bring it out in the book. I don't know if I have succeeded or not. No, you have, ma'am. क्योंकि मैं तो बहुत रिसेंटली मैं किताब पढ़ रहा था, तो इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक किसी फिल्म का वो एक स्क्रिप्ट चल रही है कि यहाँ से कुछ हो रहा है, वहाँ से कुछ हो रहा है, यहाँ से कुछ हो रहा है, देन ही गोज इनटू द कॉकपिट एंड वो आर्मी हेडक्वार्टर्स में वो करते हैं. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बट मैम ये जब कू हुआ एंड जनरल मुशर्रफ ही बिकेम द होल एंड सोल ऑफ पाकिस्तान, कोई चेंजेस हुए जिस तरह से इंडियन डिप्लोमेट्स को वहाँ पे ट्रीट किया जाता था उसमें? नहीं. इंडियन डिप्लोमेट्स का जो ट्रीटमेंट है वो तो पहले भी हो, कोई ऐसा तो नहीं है कि फ़ौज के इच्छा के अगेंस्ट कोई किसकी हिम्मत थी जो हमें कोई अलग तरह से कोई ट्रीटमेंट कर सकता. सो जैसे पहले हम लोग फॉलो होते थे वैसे ही बाद में भी फॉलो होते थे. राइट. ओके. या एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ होती है, एंड आई हैव टू से दिस कि आप जब पाकिस्तान में थे उस वक्त बहुत कुछ हो रहा था पाकिस्तान में. एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव टाइम्स किसी भी डिप्लोमेट के लिए हुआ रहेगा. हाँ, ना कभी पहले इतना हुआ ना उसके बाद कभी इतना हुआ. सो जब वो प्लेन हाईजैक हुआ IC-814, फर्स्ट रिएक्शंस क्या थे आप लोगों के? हम लोग तो सबसे पहले जब ये पता चला तो सबको पहले तो यही लगा कि लगता है अब यहीं आएगा जहाज़, तो रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ. तो फॉर्चुनेटली हमारे हाई कमिश्नर बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, तो उनकी गाइडेंस हम लोगों को मिलती रहती थी. हाई कमिश्नर कौन थे? जी पार्था सर. हाँ, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे. ही रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान.
तो तुरंत हम लोग ने अपना सब निकाला कि भाई ऐसे अगर ऐसा कुछ हो जाए तो व्हाट शुड बी द हाउ द हाई कमीशन शुड बिहेव। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने सारा मतलब स्टार्टेड टेकिंग रिकॉर्ड एंड ऑल दैट। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन था वो तो यही था कि अब बिल्कुल बी रेडी फॉर एनीथिंग। इन इस्लामाबाद दैट इज़ व्हाट इट वाज। कुछ भी होए तो हर चीज़ में एकदम चुस्त हो जाओ। राइट। मीडिया भी फॉलो करो, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू मेक श्योर कि हर चीज़ में आपका बिल्कुल कहीं पे कोई आपका गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यू मे बी वेरी मच इन इट मे बी Right. वेरी मच डाउन योर स्ट्रीट। इनफैक्ट बुक में से एक कोट है विच आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन हियर. द हाईजैकिंग ऑफ IC-814 was an eye-opener for me about the direct and indirect complicity of the Pakistani state in cross-border terrorism. So this was one of those points जहाँ पे शायद आपको भी ये रियलाइज़ हुआ कि ये बोलते कुछ है, करते कुछ है और दिखाते कुछ है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मतलब एक बार नहीं, मोर देन वंस दीज थिंग्स केम, बट हाईजैकिंग में तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। बट जो हाईजैकिंग थी उसमें डिड यू ऑल, मतलब पहले से ही आप लोगों को पता था कि इसमें ISI का हाथ है, या वो जो तालिबान का एक एंगल था फर्स्टली सब उसी पे बिलीव कर रहे थे? नहीं, सबसे मतलब तालिबान का इतना एंड इंडिया के अगेंस्ट एजेंडा इतना क्या था, कुछ भी नहीं उस वक्त था। मतलब जो भी इंडिया से कुछ होगा तो उसमें ISI का हाथ होना, दैट वाज ऑब्वियसली वन कुड प्रिज्यूम दैट। बट जिस तरह से वो द वे इट प्लेड आउट, थिंग्स बिकेम मोर एंड मोर क्लियर ओवर टाइम। एंड जब कंदाहार प्लेन पहुंचता है तो आपके हस्बैंड को वहाँ पे बुलाया जाता है, एंड उन्हें कई सारे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स ने RNAW का ऑपरेटिव बता दिया था जी। तो व्हाट वर योर सेंटिमेंट्स उस वक्त? नहीं, इट वाज इनफैक्ट उर्दू अखबार में तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट खबर थी, बिकॉज पाकिस्तान के कोई सीनियर डिप्लोमेट ने एक मतलब प्रेस को ऐसे कह दिया कि वाई हैज़ ही बीन सेंट टू कंदाहार, क्योंकि ही वाज द कमर्शियल काउंसलर। तो बोले क्या वो तालिबान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट बनाने गए हैं, मतलब इस तरह की बातें उन्होंने। तो अब पहले से हम लोग के तो कोई रिश्ते, इंडिया के कोई रिश्ते नहीं थे तालिबान के साथ, और तालिबान के रजीम के जो many brutalities were that was what was coming out. So obviously it was something to be apprehensive about. And once he went to Kandahar, उनको तो कोई उर्दू के अखबार में क्या आ रहा है तो he was not reading that. But obviously हम लोग पीछे थे, तो ये सब पढ़ के हमको obviously थोड़ा मतलब it was चिंताजनक तो था ही। बट जब एक ऐसा प्लेन हाईजैक होता है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डिप्लोमेट एट दैट टाइम? नहीं, प्लेन जब हाईजैक होता है डिप्लोमेट की, अब वो मतलब डिपेंड करता है। वैसे तो डिप्लोमेट की क्या मतलब ऐसे तो ऐसे तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट की के हाथ में है। पर अगर हमारे यहाँ आता तो सबसे पहले आपको यू हैव टू कीप मेक श्योर दैट ऑल द रिकॉर्ड, मिनट टू मिनट रिकॉर्ड, आपका किसने फ़ोन किया, फ़ोन में क्या बात हुई, क्या इंस्ट्रक्शन मिले, आपने क्या एक्शन लिया। क्योंकि अगर कहीं इफ़ समथिंग गोज साउथ, कोई चीज़ अगर गड़बड़ हो जाए तो जब जो आपका मिनट टू मिनट रिकॉर्ड है उसी से आपको पता चलेगा कि गलती किसने की, हु स्लिप्ड। तो या गलती सिस्टम में, अगर सिस्टमिक गलती है तो उसको सुधारने के लिए क्या करना है, वो अनलेस यू हैव द रिकॉर्ड यू विल नॉट अंडरस्टैंड। सो द फर्स्ट थिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाट। फिर वहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर कि आपके मतलब फ़ोन हमेशा अटेंड होना चाहिए। कोई अगर किसका फ़ोन आए तो आपका मीडिया में क्या आ रहा है, दैट मॉनिटरिंग यू हैव टू मेक श्योर कि 24/7 आपका उसमें ये नहीं है कि हम तो जी ये देख रहे थे इसलिए उसमें क्या आया हमें नहीं पता। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग। राइट। इनफैक्ट थिंग्स लाइक दिस। जो नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज थी या फिल्म थी, आई डोंट रिमेंबर, IC-814 सीरीज, वो आपने देखी है? डू यू थिंक कि मतलब सही दिखाई है उसमें चीज़ें? ओके।
वो तो फिक्शन है, वो तो मूवी मतलब इट्स क्रिएटेड फॉर एंटरटेनमेंट। तो उसको स्टोरी को उन्होंने फिक्शनलाइज किया है। आई डोंट नो उनको असली असली स्टोरी पता भी है कि नहीं, दैट आई डोंट नो, बट इट इज़ टोटली फिक्शनलाइज्ड। आई थिंक उन्हें ये बुक पढ़नी चाहिए थी बनाने से पहले। नहीं, वो जब तक मेरी बुक पब्लिश हो चुकी थी अच्छा। तब तक आई थिंक उनकी हाँ, वो सीरीज बन बन गई चुकी होगी। होगी, right. हाँ, बिकॉज दैट केम आउट आई थिंक फ्यू वीक्स आफ्टर द बुक वाज पब्लिश्ड। राइट। ओके मैम, आपने किताब में एक और चीज़ के बारे में बात की है, विच इज़ जो वहाँ पे एक शिया एंड सुन्नीस के बीच में इशू है, जो कि 47 से ही होना शुरू हो गया था। बट अब जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को लेके बहुत बड़ा एक इशू है, जो एक हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस का वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। जी, इट इज़ नॉट फेयर। हाउ डू यू सी दैट थिंग? नो डेफिनेटली। जैसे मैंने किताब में अबाउट कन्वर्जन ऑफ गर्ल्स, जो यंग गर्ल्स को किडनैप करके उनकी ओल्डर आदमियों से शादी कर देंगे, और फिर तो दैट बिकम्स लाइक ए एक्सक्यूज फॉर ट्रैफिकिंग। बट अगर ट्रैफिकिंग नहीं भी है तो वो उसका रिलीजन चेंज हो गया तो वो उनके फैमिली से ऑब्वियसली उसको कट ऑफ कर देंगे ना, तो वो ये उसको डिनाई कर सकते हैं, एंड सो दे जस्ट बिकम विक्टिम्स। देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट फॉर देम। सो ये दैट इज़ क्वाइट बैड। मोस्टली माइनॉरिटीज़, जैसे इस्लामाबाद में minorities live in small areas. They are not in very high positions normally. अक्सर जैसे क्रिश्चियंस जो सड़क में झाड़ू वगैरह लगाते हैं, तो यू वुड फाइंड दैट मैनी ऑफ देम वर एक्चुअली क्रिश्चियंस। हिंदूज इस्लामाबाद में तो नहीं थे इतने, बट सिंध वगैरह में, बलूचिस्तान, तो वो देयर कंडीशन इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड। ओके। या तो जब आप वहाँ पे थे, ये जो हिंदूज थे, डिड दे एवर कम टू मीट यू एंड अपने प्रॉब्लम्स बताने के लिए? नो, वो तो मतलब अगर वहाँ तो हमारे ऊपर इतनी निगरानी होती है हाँ। कि कोई अगर आएगा तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी तो Correct. विल बी, यू कैन इमेजिन व्हाट इट वुड बी। सो हमसे कोई प्रॉब्लम बताने के लिए एज सच तो नहीं आएगा। I know my colleague did meet, one of my colleagues met some people from Hyderabad, Sindh, some Hindus, but मेरा personally किसी के साथ नहीं हुआ interaction. Okay. Hindus के साथ नहीं हुआ। नहीं, I met Hindus, sorry. I met a few of them in Karachi, but really not an intimate kind of. It was just like a general discussion. बट डू दे, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं वैसे वहाँ पे होते हैं? इस्लामाबाद में क्रिसमस तो मनाते ही थे वो लोग, बट हिंदूज का तो ऐसे सच मैंने कुछ नहीं देखा। ओके। मे बी इन सिंध, हैदराबाद वगैरह होता होगा, बट आई नेवर विजिटेड, आई कुड नेवर विजिट हैदराबाद। राइट। ओके। एंड ऐसे वक्त में, मतलब जब हमें पता है कि हिंदूज के साथ में वहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर दैट मैटर इवन क्रिश्चियंस एंड सिंधीज के साथ में वहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ गवर्नमेंट या एज अ नेशन हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए ऑन डिप्लोमेटिक लेवल से या किसी और लेवल पे भी? नहीं, अगर पाकिस्तान में जिसका फ्रेंड इंडिया होगा उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। ओके। मतलब इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि अगर यहाँ पे किसी की पाकिस्तानी आके किसी की हमदर्दी करने लगेंगे तो इमीडिएटली हम लोग सस्पिशियस हो जाएंगे कि नहीं, वहाँ तो और भी ज़्यादा है। ओके। वहाँ के सिस्टम में। सो बियॉन्ड अ पॉइंट तो यू कैन नॉट डू वेरी मच, एक्सेप्ट कि आप उनके सिचुएशन के बारे में आप नॉलेजेबल बनो, आप उसके बारे में दूसरों को अवगत कराओ। So as a diplomat, as a government, that is what we can do. Right. And that is what from time to time we do. मैम, बहुत से बार ना इंडिया को लोग ब्लेम करते हैं कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ है पाकिस्तान को लेके, फॉरेन पॉलिसी, वो प्रोएक्टिव नहीं है, वो रिएक्टिव है। डू यू थिंक ये सच है? प्रोएक्टिव होगी तो क्या करेंगे? मतलब ऐसा
ऐसा रिमार्क्स तो ऐसे मैंने भी सुना है, और कभी कभी उत्तेजना में हो सकता है कि मैंने भी ऐसा सोचा हो कि हम लोग ऐसा क्यों डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं। बट अगर देखा जाए तो अगर आप प्रोएक्टिव होना चाहते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं? Are you wanting to go to war with Pakistan? which is not a viable option. Not a viable option. Are you wanting कि अगर वो टेररिस्ट भेजें तो हम भी टेररिस्ट भेजें? वो हम करेंगे नहीं कभी। वो कभी हमें करना नहीं। मतलब अगर कोई खाई में गिर गया है तो उसके लिए हमको खाई में कूदने की ज़रूरत तो नहीं है ना। सो दैट्स वाई आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होके इंडिया, व्हाट इज़ इट दैट इंडिया कैन डू एज बाय बीइंग प्रोएक्टिव, और व्हाट इज़ इट दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव। जो मुझे लगता है कि इंडिया को करना चाहिए, जो कि इंडिया इज़ डूइंग, इज़ टू फोकस ऑन इंडियाज़ डेवलपमेंट। इंडिया की इकनॉमिक तरक्की इतनी हो, इंडिया आगे बढ़े, स्पेस में जाए, हमारे लोग तरक्की करें, हमारी इकॉनमी बेहतर हो, गवर्नेंस अच्छी हो, हम अपने देश को इतना अच्छा बनाएं कि हमारे देश से दूसरों को एनवी हो। जब हमारा देश इतना अच्छा होगा तो पाकिस्तानियों को भी समझ आएगा, बाकी दुनिया के साथ उनको भी समझ आएगा, और धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आएगा जो दैट सेंटिमेंट विल ग्रो कि अगर इंडिया ऐसा कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। आई थिंक वो चंद्रयान के टाइम पे हुआ भी था, जो बहुत सारे मैं उनके इंटरव्यूज देखता था। टाइम टू टाइम इंडियन इकोनॉमी, देयर आर मेनी थिंग्स इन अबाउट विच देयर इज अ ग्रोइंग सेंटिमेंट इन पाकिस्तान, बट एंड ऑफ द डे क्योंकि फौज का वेस्टेड इंटरेस्ट है तो दैट इज मैम इनका फ्यूचर क्या है? बिकॉज आज जब हम पाकिस्तान को देखते हैं, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि डिसइंटीग्रेट होने के स्टेट पे वो पहुंचता जा रहा है। एंड इनके डेट इन पे बहुत ज़्यादा है, IMF की तलवार इनके ऊपर लटक ही रही है। देन जो इनकी सिविल सोसाइटी में इशूज़ है, शियाज एंड सुन्नीस वाले इशूज़ है, इवन लाइक जो मुस्लिम्स है उनमें भी राजपूत्स, सिख्स, पंजाबीज जो है उनके बीच में भी एग्जैक्टली इट इज़ सो, एक तरह से इतना ज़्यादा वो रूट्स जो है वो जकड़ के रखा हुआ है सोसाइटी को। बट एट द अदर हैंड लोग ये भी कहते हैं कि एक अनस्टेबल पाकिस्तान इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि जब पाकिस्तान अनस्टेबल होता है वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट नहीं करता। बट जब पाकिस्तान अनस्टेबल होता है और वहाँ की सोसाइटी इस तरह के उथल पुथल से जा रही है, लोगों के पास में पैसा नहीं है, वो एक फॉर्डर भी बन जाते हैं ना, कैनन फॉर्डर फॉर द पीपल जिन्हें इन्हें जिहादी मूवमेंट्स में इंक्लूड करना है। तो लॉन्गर रन में तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो स्पिल ओवर होकर हमारे यहाँ ही आएगा। तो इससे हम डील कैसे करें, और उनका खुद का फ्यूचर क्या है? उनका जो दिस इज़ व्हाट आई हैव ट्राइड टू डील विद इन द लास्ट चैप्टर ऑफ माय बुक। जो पाकिस्तान की जो परिस्थिति है उससे वो बहुत चिंताजनक है। और पाकिस्तान जो है, जब हम थे तभी लगता था कि अब गिरा कि तब गिरा, लेकिन तब से किसी तरह से तो सर्वाइव कर रहा है, विच इज़ ए गुड थिंग। आई एम हैप्पी दैट दे आर सर्वाइविंग। और लेकिन अभी भी है वही हालत है। 23वीं बार वो गए थे जब व्हेन आई वाज राइटिंग द बुक 23 टाइम्स, तब तक वो 23rd टाइम उन्होंने अप्रोच किया, और उनकी डेट बढ़ती जा रही है। चाइना के उनके का बहुत बड़ा डेट है, फिर उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो उनकी पॉलिटी के उसमें फिर उथल पुथल आ गया, और फिर फौज वर्सेस सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में टेंशन आ गई। तो इनफैक्ट अब तो अफगानिस्तान के साइड से भी उन्हें इश्यूज होने लगे TTP की वजह से, दूसरी तरफ से भी उनको इशू हो रहे हैं। नहीं, अगर आप वो जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा कि इफ़ यू कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड यू कांट एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर। वो तो आपको भी काटेगा ही काटेगा। तो अब वही हो रहा है। वो जो उन्होंने हमारे लिए सांप पाले थे, अब उन्हीं के घर में घुस रहे हैं। तो उनकी स्थिति इज प्रिकेरियस, पर हो सकता है लाइक दिस दे मे फील कि ऐसे ही चल रहा है, अभी तो जो रिच हैं वो तो रिच हैं ही, उनको उनकी लाइफ पे उतना असर नहीं पड़ रहा। बट आई फील कि इट इज़ समथिंग दैट देयर पॉलिसी मेकर्स शुड एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, एंड इवन इंक्लूडिंग द आर्मी। क्योंकि अगर पाकिस्तान सच में पाकिस्तान की वही हालत हुई जो अफ़गानिस्तान की हुई, तो फिर उस मिलिट्री की को भी मिलिट्री के जो लोग हैं वो भी सफ़र करेंगे। तो उनको
उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि आगे जाके क्या उनका देश वो बनाना चाहते हैं, कितनी देर तक वो इस वेस्टेड इंटरेस्ट के पीछे पाकिस्तान को खाए चले जाएंगे। तो फ्यूचर इज़ वेरी मच ऑफ कोर्स इन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान। राइट। भारत तो यही कर सकता है कि भाई हम पाकिस्तान से, हम कोई ये नहीं है कि हम पाकिस्तान का कोई बुरा करना चाहते हैं। और अगर इंडिया के पिछले मोर देन 75 इयर्स ऑफ हिस्ट्री अगर आप देख लीजिए, कोई हमने लड़ाई नहीं पाकिस्तान के साथ, कोई हमने उनका अहित करने का कोशिश इंडिया की तरफ से स्टार्ट नहीं हुई है। सो it's something that as India develops, I think they will realize, the people are increasingly realize this. आगे जाके क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, राइट। बट आई होप दैट दे विल, मतलब सही समय पे जाग जाएं वो, क्योंकि वरना उनकी जो प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम भी होगी। हाँ, इनफैक्ट हमारी पूरे नेबरहुड की वो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी, प्रॉब्लम बनेगी। बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, एंड अगर वो कंट्री डिसइंटीग्रेट होती है और न्यूक्लियर इट इज नॉट वेपन्स, गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। या इट इज नॉट गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। एंड आई थिंक जो वो उनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, उसी के दम पे वो हर बार किसी ना किसी से पैसा ले आते हैं और अपने आप को लास्ट मोमेंट में बचा लेते हैं। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको टू लेट इट गो अंडर इज, इट विल बी बिग सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी फॉर द वर्ल्ड। राइट। यू नो, सो वो तो है कि, बट एक होता है कि आप डे टू डे मतलब सरवाइव किसी तरह से, अभी बस जा रहे थे बच गए। दूसरा ये है कि आप खुशहाली में जी रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया में है। इंडिया हर मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द पीपल्स लाइफ। माई लाइफ इज बेटर देन माई पेरेंट्स लाइफ। आई एम मोर प्रॉस्परस देन माई पेरेंट्स जनरेशन। माई चिल्ड्रन आई होप विल लिव इन ए मोर प्रॉस्परस इंडिया, इन ए बेटर इंडिया, मोर डेवलप्ड इंडिया। तो एक लाइफ को जीने का ये तरीका है कि आप अपने देश को बनाइए, उसको और बेहतर बनाइए, अपनी जो आपके जो लोग हैं उनको, उनके लिए एक सुनहरा भविष्य बनाइए। और दूसरा तरीका एक ये भी है कि एक क्राइसिस से दूसरी क्राइसिस तक आप गिरते पड़ते किसी तरह पहुंच जाइए। तो आई होप कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो और उनके लोग ये प्रेशर अपने पॉलिसी मेकर्स पे बनाएंगे कि देश, आई थिंक वो हर देश की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बट मैम एक और चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था, बिकॉज आप यूके के भी हाई कमिश्नर रहे हैं जी। नाउ, ये जो खालिस्तान वाला इशू है, हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग इन द फ्यूचर? क्योंकि आपने मुझे ऑफ द कैमरा भी बताया था कि आपके ऊपर अटैक्स भी हुए थे वहाँ पे, तो वो भी मुझे जानना है आपसे। हम लोग के हाई कमीशन में एक्चुअली जब ये 370 आर्टिकल जब हुआ था, इसका जब हटाया गया था, तो उस वक्त 15 अगस्त के दिन हमारी हाई कमीशन के ऊपर करीब 5,000 लोग बसों में भर के आए थे, और इट वाज इंस्टिगेटेड बाय पाकिस्तान। उसमें मतलब कोई छुपी हुई बात भी नहीं थी। ट्विटर के ऊपर उनके लीडर्स के स्टेटमेंट्स वगैरह आए थे, और सब वो लोग जमा हो गए, और इतनी बड़ी भीड़ जब जमा हो गई, और हमारे कुछ लोग आए थे 15 अगस्त मनाने के लिए, इंडियन ओरिजिन के और इंडियन लोग, तो हाई कमीशन के बाहर साइड में एक वो है चबूतरा टाइप, वहाँ पे देवर सेलिब्रेटिंग, और ये जो प्रोटेस्टर्स थे ये सामने से और पीछे से दोनों तरफ से आ गए, और हमारे लोग उसमें स्क्वीज़ हो गए। और बच्चे थे, छोटे छोटे प्रैम में बच्चे थे, लेडीज़ थी, एल्डरली लोग थे, क्योंकि जो वर्किंग डे में वैसे तो सब लोग अपने बिजी ही रहते हैं, तो ये जनरली इस तरह के ही लोग थे। लेडीज़ थी, बच्चे थे, थोड़ा उम्र वाले लोग थे, और उनको एक छोटी सी वो लेज थी अबाउट इतना, उसके नीचे बैठ के फिर उनको शरण, दरवाज़ा हम लोग खोल नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे दरवाजे के बाहर भी वो प्रोटेस्टर्स थे। ओके। और जो लंदन पुलिस जो आई थी, मेड पुलिस, उनकी सिक्योरिटी पूरी तरह से कहना चाहिए कि उतना उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब हो गई थी। तो ये लोग बचे हुए थे किसी तरह से, इनको उन्होंने, पुलिस ने वहाँ बाहर सड़क पे रोक के रखा हुआ था, घुड़सवार जो पुलिस थी। उस दिन जो होम सेक्रेटरी के, प्रीति पटेल उस वक्त होम सेक्रेटरी थी, लेकिन होम मिनिस्ट्री के बाहर एक आदमी को की स्टैबिंग हो गई थी, तो शी वॉज इंगेज विद दैट। मैं हाई कमीशन के बिल्डिंग में ही थी, और आई कुड सी कि ये अब दोनों तरफ से ये लोग आ रहे हैं, तो हमारे लोग अब इसमें पिंसर में फंस जाएंगे।
तो मैंने तभी से सिचुएशन ख़राब होने के पहले से होम सेक्रेटरी के दफ्तर में फ़ोन करना शुरू कर दिया था एंड वी वर ट्राइंग टू गेट एक्स्ट्रा पुलिस, जिसमें कि काफ़ी उन लोगों को टाइम लगा, बट दे वर वेरी kind in responding to my appeals immediately. And Preeti Patel was not in office, but she told someone in her office to take care of it. So finally some additional horse mounted police came और उन्होंने हाई कमीशन के दरवाजे के बाहर एक थोड़ा सा रास्ता बनाया और हम लोगों को मैसेज ये आया कि बस कुछ मिनटों में आप इन लोगों को अंदर कर लीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा हम ये भीड़ को रोक नहीं पाएंगे। ओके। तो फिर हमने जितने हमारे लोग बाहर थे, लेडीज़, और कितने घंटे से वो लोग बेचारे बाहर थे। आप ये सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे, कोई टॉयलेट नहीं था वहाँ, कोई खाने पीने की ना पानी था, ना कोई जो भी उनके पास रहा होगा पेरेंट्स के पास, उसके अलावा कितना ट्रॉमा उनके अंदर आ गया होगा इसका। हम लोग ने तो पूरा खाने पीने का पूरा इंतज़ाम रखा हुआ था, तो जैसे वो लोग अंदर आए तो फिर उनको बिठाया, उनको सांत्वना दी, और फिर 15 अगस्त के लिए हमने उनके लिए तो पूरा इंतज़ाम किया था कि भाई जो लोग सेलिब्रेट करने आएंगे तो वी वर एबल टू गिव देम फूड एंड वाटर बॉटल्स एंड ऑल दैट। एंड फिर वो लोग, देन आई टोल्ड देम कि आप अब जब तक ये है तब तक आप लोग यहीं रहिए, ये आप ही का घर है। और उसके बाद फिर जब शाम को वो लोग चले गए तो फिर हमारे जितने इंडियन थे जो, वो लोग भी फिर उसके बाद दे वर एबल टू गो बैक। तो मेजॉरिटीज़ में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ओरिजिन के, मीरपुरी ओरिजिन के लोग यूके में काफ़ी हैं। ओके। और काफ़ी समय से हैं, तो मेजॉरिटी मीरपुरी और पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग थे, बट फ्यू हैंडफुल खालिस्तानी भी थे। पर मेरा जो अपना एक्सपीरियंस खालिस्तानी प्रोपेगेंडा या खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में, तो माई बिलीफ इज़ फर्मली हेल्ड बिलीफ कि ये जो है ये एक चुनिंदा लोगों का बनाया हुआ एक हवा है। मेजॉरिटी सिख पॉपुलेशन इसको सपोर्ट नहीं करती है। यूके में जो सिख रहते हैं उनका एक डेलीगेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका एक डेलीगेशन मेरे पास आया था, और उन लोगों ने एक बात कही जो मुझे कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने कहा कि जब इस तरह के लोग जब ये रेडिकलाइजेशन करना चाहते हैं तो उनका सबसे पहला टारगेट क्या होता है? सबसे पहला टारगेट होता है हमारे बच्चे, सिख बच्चे, यंग सिख बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनको वो रेडिकलाइज करना चाहते हैं। एंड ही सेड कौन पेरेंट्स चाहेंगे कि उनके बच्चे रेडिकलाइज हो जाएं, इंजीनियर डॉक्टर ना बन के टेररिस्ट बन जाएं या खालिस्तानी बन जाएं। तो हम लोग इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं, वो हो सकता है कि ओपनली ये बातें ना बोल पाएं, बट दे डू नॉट सपोर्ट दिस। दे गेट the Khalistanis, they have their own ways of raising money. There are people who support them as well. They also जो कि कोई ऐसा ओपन नॉलेज, मेरे पास कोई प्रूफ है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, पर generally what one heard is that they get support from the Pakistani High Commission or Pakistan as well. But I have no proof to say that. Is this the same in Canada as well? I have never been in Canada, but हो सकता है कनाडा में थोड़ा ज़्यादा हो, बट एंड ऑफ द डे जो ये सेंटिमेंट है ना, ये दिस कॉमन सिख का जो कंसर्न है, दैट इज़ वेरी मच सो। आई एम श्योर इट विल बी द सेम ओवर देयर एज वेल। ओके, क्योंकि बहुत वियर्ड चीज़ है कि मतलब एक वक्त जहाँ पे इस वक्त हमारे देश में महाकुंभ चल रहा है, वहाँ पे सिख अखाड़े से लोग आते हैं और यहाँ पे खालिस्तान को लेके इतना बड़ा एक हवा मचा हुआ है। तो आई समटाइम्स जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब इंस्टिगेट कैसे हो जाते हैं लोग, क्यों होने देते हैं? नहीं, एक तो बहुत प्रोपेगेंडा, उसके पीछे बहुत प्रोपेगेंडा है। बट इजंट इट लाइक सेल्फ हार्मिंग टू द सिख कम्युनिटी? इट इज़, एंड दे रिकॉग्नाइज दैट। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू के ये बात तो मुझे सिखों ने समझाई। यूके में जो सिख फैमिलीज रहते हैं उन्होंने ये बात मुझे समझाई कि हम क्यों इसे सपोर्ट करेंगे, सबसे पहले तो ये हमारे बच्चों को ख़राब करेंगे। सो ये उनसे मैंने बात समझी। बट डू यू थिंक कि ये जो अभी रिसेंट टाइम्स में वापस से खालिस्तान को जो आग लगी है, ये एकदम से इशू वापस से क्रॉप अप हुआ है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान का हाथ है इसके पीछे, ये कभी सॉल्व हो सकता है? सॉल्व तो अब इंडिया में तो कोई ऐसी बात है नहीं, तो सॉल्व तो हो ही गया है। कुछ लोग शोर मचाते हैं तो उससे कोई इशू थोड़ी बन जाता है। बट डजंट दैट, मतलब आई एम आस्किंग यू दिस एज समवन जिसने एक करियर डिप्लोमेट आप रहे हो, तो
जब ऐसा कोई इशू होता है, लेट्स से कश्मीर भी था, अब खालिस्तान वाला इशू है, जब लोग दूसरे कंट्रीज़ में ऐसी हरकतें करने लगते हैं जो कनाडा में हुआ, इसकी वजह से वो इशू इंटरनेशनलाइज हो जाता है एक तरह से, तो उससे कैसे डील कर सकते हैं फिर? नहीं, ये इंटरनेशनलाइज तो तब होता है जब आप उसको इंटरनेशनलाइज होने देते हैं। तो भारत कोई चुप तो नहीं बैठा है ना इसमें। ऐसी परिस्थिति में हम भी अपनी बात कहते हैं और हमारी बात भी हम लोगों को समझाते हैं। सो दोनों तरफ से बात जाती है ना, तो हमारे डिप्लोमेट्स भी उस पर बहुत एक्टिव होते हैं फिर, ओके नॉट जस्ट इन द कंट्री कंसर्न बट इन अदर कंट्रीज एज वेल। ओके रुचि मैम, थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्जेशन के लिए। आई थिंक थैंक यू। जितने पॉइंट्स मैं आपके साथ कवर करना चाहता था वो सब मैंने किए, बट स्टिल देयर इज अ लॉट दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू, बट उसके लिए हम फ्यूचर पॉडकास्ट प्लान करेंगे। डेफिनेटली। क्योंकि आपने इतना ज़्यादा एक टाइम देखा है इस पूरे चीज़ में, एंड यू हैव बीन अ करियर डिप्लोमेट। मतलब हम ऑफ द कैमरा वही बात कर रहे थे कि 97 में मेरा बर्थ हुआ, उस साल आप पाकिस्तान गए थे, एंड यू हैव बीन इन दिस फील्ड उसके पहले से। तो द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव इज़ tremendously high, and I would love to explore all of your experiences someday. But Thank you so much. इस conversation के लिए thank you so much. Thank you so much, and I must appeal to your reader, to your viewers, that they should read my Absolutely. book, because this book will give them all the insights that I have tried to. Yeah. 240 पेज में यहाँ बोल तो नहीं सकती थी तो वो किताब पढ़ के ही उनको समझ में आएगा। Yes, in fact, for those जिन्होंने पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है, इस पॉडकास्ट में हमने जितनी बातें की है वो शायद 10% भी नहीं है इस किताब का, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स रिटन ऑफ समवन जिसने पाकिस्तान में टाइम स्पेंड किया, बिकॉज बहुत ईजी टू रीड है, एंड इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि आप एक डायरी पढ़ रहे हो किसी की। तो इट इज़ लाइक वो एक एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर है, बट आपको नॉलेज भी उतना ही ज़्यादा मिल जाता है। बिल्कुल, थैंक यू that सो was मच। my intention, but thank you so much for calling me. Thank you. Thank you, Jayesh. Thank